हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग इंजन को किक स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के अंदर में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं काफी लंबे समय से एक जो है एक स्थिरता आ गई थी कि हमें पढ़ाई करनी है नहीं करनी है। काफी लंबे समय से आप लोग वेट कर रहे थे। अब फाइनली जो है फ्रेंड्स एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, तो आज हम लोग जो है पूरा का पूरा किक स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू हिम हु विल ट्राई। जो बच्चा ट्राई करता है ना, उसके लिए कुछ इंपॉसिबल नहीं होता। क्या आज आप लोग जो है ट्राई करने के लिए तैयार हो? क्या अगले 3.5 महीने आप लोग जो है मुझे देने के लिए तैयार हो कि आप लोग टॉप 100 के अंदर में आ सकते हैं? कितने बच्चे यहां पर में जो है फ्रेंड्स आज ये वादा करते हैं कि सर हम अपनी पूरी जान लगा देंगे टॉप 100 के अंदर में आने के लिए? यहां पर मैं आज का आपका फैसला, आज आपने क्या विचार लेकर आया है, वो डिसाइड करेगा कि आपका आने वाले 30 साल कैसे रहने वाले हैं। अगर हाँ, तो मुझे जल्दी से यहां पर मैं कमेंट करके बताइए सर कि प्रॉमिस करते हैं कि हम जो है वो टॉप 100 में आने की कोशिश करेंगे, हम सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे, हम जो है अपने घर वालों को प्राउड फील करवा के दिखाएंगे। दानिश सर आपको प्राउड फील करवा के दिखाएंगे, हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। मैं आज आप लोगों से जो है फ्रेंड 3.5 महीने मांग रहा हूं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी खुशियों के लिए। तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू हुम हु विल ट्राई। अगर ट्राई करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, और ये पूरा सेशन देखना है आप लोगों ने। मैं अपनी पूरी जान यहां पर मैं डाल रहा हूं, ठीक है। पेन हो रहा था, दर्द के अंदर में ये लगा के अगर आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी देखोगे। जो बच्चा देखेगा वो आगे बढ़ेगा। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है ये बताइए। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो, हर एक जगह पे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे शेयर कर देंगे आप लोग जी। और मेरे को कमेंट के अंदर में जो है आप लोगों ने प्रॉमिस करना है। जो बच्चा प्रॉमिस कर रहा है मतलब वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है। लीची क्या मुजफ्फरपुर से है, बनाना वैशाली से, मखाना मधुबनी से? जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं लीची की, तो लीची जो है फ्रेंड्स उसके लिए मुजफ्फरपुर फेमस है। आपको पता ही है फ्रेंड्स की मुजफ्फरपुर की लीची बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। केला कहाँ का फेमस है? तो केला जो है फ्रेंड्स वैशाली का है, ठीक है। बनाना, केला वैशाली का बहुत ज्यादा फेमस है, वैशाली का प्रोडक्ट है केला। मखाना मधुबनी का, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके सही है, और ये एग्जैक्ट जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका जो एग्जाम में आया है। मैं आपको बता दूं टीचिंग परीक्षा पर मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन प्रोवाइड भी किया, आप देख भी सकते हो, ठीक है। टीचिंग परीक्षा पर पेड कोर्स में आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। लिख लेंगे सभी के सभी लोग। लीची मुजफ्फरपुर, बनाना आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कहां का फेमस है, ठीक है, वैशाली का। मखाना कहां का है? मधुबनी का। लिख लो सभी के सभी लोग, कमेंट के अंदर में लिख देंगे ताकि याद हो जाए आपको हमेशा के लिए। एक एक पॉइंट लिखते जाइए आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आज चार्जिंग करनी है आप लोगों की ना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं कौन सी वाली नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिमी चंपारण के अंदर में है, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण के अंदर में मेरी एनर्जी में कमी नहीं आएगी, लेकिन आपकी एनर्जी में भी कमी नहीं आनी चाहिए। आप जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, और कमेंट में आंसर बताते रहिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक भी नहीं। बताइए जल्दी से कौन सा पश्चिमी चंपारण में है? तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य ये आप लोगों को पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये आपको मिलेगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये भी आप लोगों को पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। आंसर इसका जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा। केवल 48% लोगों ने सही आंसर लगाया है। देखिए यहां पर मैं कंपटीशन आप लोगों का, ठीक है, 48% लोगों ने। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी भी मेहनत करोगे आगे बढ़ सकते हो, मेहनत करना है, ठीक है। कितने बच्चे जिनका सही हुआ है, और कितने बच्चे जो वादा करते हैं कि अगले बार इस क्वेश्चन का आंसर सही लगाएंगे? अभी अभी जब मैंने बताया तब जाके 50% हुआ है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। लगाते जाएंगे आप लोग कमेंट के अंदर में जल्दी से, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं जो जो पूछूंगा उसका आंसर अगर आप करोगे तो मैं आपको इंटरेक्टिव वे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप आंसर करने के लिए तैयार हो तो चलो मुझे बताओ कि वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अलावा पश्चिमी चंपारण में आपको और क्या दिख रहा है? चलो बताओ मुझे। यहां पर मैं दिख रहा है आप लोगों को पश्चिमी चंपारण के अंदर में है। आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, तब जाकर मजा आएगा, आप लोगों को भी लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो उदयपुर अभयारण्य कहां पर में है? ये आप लोगों का पश्चिमी चंपारण में है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा फ्रेंड्स कि बड़ेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहां पर में है? चलो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को दिख जाए, ठीक है। बड़ेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य आप लोग पता करके बताइए मुझे, ठीक है। देखते हैं कितने लोग ढूंढ पा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों की खुद की एक्टिविटी। टीचिंग परीक्षा हमेशा आप लोगों से एक्टिविटी करवा के। वैशाली के अंदर में बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बड़ेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली के अंदर में, इसको याद रखना है आप लोगों ने। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है। ये पूरी की पूरी आप लोगों को हर एक इसके ऊपर में मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। आज आप लोगों की रैंक बूस्टर सीरीज भी है 10:30 बजे पेड क्लास में, उसमें भी जरूर जुड़ना है आप लोगों ने, उसमें भी आप लोगों को करवाने वाला हूं मैं सारा का सारा, ठीक है। नाउ
विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक किसको कहा जाता है? ये आप लोगों का 70वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर कर देगा। सौरो ऑफ बिहार किसको कहा जाता है? बिहार का शोक। तो बिहार का शोक कही जाने वाली नदी जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है, कोसी नदी है। ठीक है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां पर में? भारत में है, चाइना में है, नेपाल के अंदर में, जापान में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कहा है कोसी नदी का? अरे भाई याद रखना है आप लोगों ने, कई सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि कोसी नदी का उद्गम जो है फ्रेंड्स नेपाल में है, नेपाल से निकलती है ये। ठीक है, नेपाल से महाभारत रेंज से निकलती है कोसी नदी और फिर भारत के अंदर में एंटर करती है। गंगा नदी में कहां पर में मिलती है ये भी कमेंट करके बता देंगे मुझे जल्दी से। ठीक है, 1000 लाइक्स के हम लोग बहुत पास में पहुंच चुके हैं फ्रेंड। जल्दी से जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है हाथ ऊपर करके एक बार बता देंगे मुझे जल्दी जल्दी से। तो कोसी नदी नेपाल से निकलती है, सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 7 अलग अलग छोटी छोटी स्ट्रीम से मिलकर बनती है ये। ओके, और सबसे ज्यादा हमारे भारत में सबसे ज्यादा अपना रास्ता बदलने वाली नदी के रूप में भी इसको जाना जाता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। कटिहार, ठीक है, ये याद रखें, कटिहार के अंदर में मिलती है कुर्सेला नाम की जगह पर। गुड। देखिए ये पूरा का पूरा सपनों वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को पहले भी। ठीक है, बिहार का शोक किसको कहा जाता है, और एग्जाम के अंदर में आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो सपनों वाली क्लास जो है फ्रेंड्स, कल आप लोगों की अब पेड क्लास के अंदर में सपनों वाली क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे जिसका इंतजार कर रहे थे, ठीक है, वो भी आप लोगों को अब मिलने लग जाएंगी। तो बिहार का शोक बार बार आपको पढ़ाया है मैंने, बिहार का शोक। देखिए एस्टेट टीजीटी में आया था और ये 70वीं बीपीएससी में भी आया क्वेश्चन। नाउ स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? बीपीएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, आपको जल्दी से बताना है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है आप लोगों का। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। 50 लाइक्स दूर है हम लोग 1000 से, तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या कोई जो है ऐसा चौकोन है क्या सोने का बना हुआ? नहीं। ठीक है, तो ये क्या चीज है? रेलवे लाइन नहीं है ये, ठीक है, एयर रूट नहीं है ये नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो कि एक चतुर्भुज के आकार का आप लोगों को दिखाई देता है। देखिए यहां पर मैं दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, ठीक है, और चेन्नई से फिर ये मुंबई, और मुंबई से फिर बाद में दिल्ली। तो ये एक चतुर्भुज बन गया आप लोगों का एक प्रकार से। इसी को गोल्डन जो है आप लोगों का क्या कहा जाता है? क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये रास्ता 4 शहरों को जोड़ने वाला रास्ता है ये। ठीक है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है ये 2016 में बीपीएससी में आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों का। प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग। कौन से 4 शहरों को जोड़ता है जल्दी से कमेंट के अंदर में लिखेंगे। जो बच्चा कमेंट के अंदर में ये लिख देगा मतलब उसने एक और पॉइंट अपना आगे बढ़ा लिया है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट में लिख देंगे 4 शहरों के नाम जिसको जोड़ते हैं ये स्वर्णिम चतुर्भुज, जल्दी जल्दी से। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर को बाद में टच करता है ये, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, इनको करता है यहां पर में। ठीक है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 कोने हैं इसके। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 इसके कोने हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के। ओके, ये यहां पर में आप देख सकते हो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उसके 4 कोने। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ये आपका 4 जनवरी 2025 को 70वीं बीपीएससी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे आंसर कर रहे हैं, प्लीज उनके आंसर को दिखाते भी जाइए यहां पर में, जितने भी बच्चे इतने मेहनत से लिख रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए फ्रेंड्स, कुंवर सिंह, हजरत महल, खान बहादुर, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। देखिए कुंवर सिंह कहां से लड़ाई लड़ रहे थे? बेसिकली इनके नाम समझ के नाम सुन के आपको याद हो गया होगा कि ये सारे के सारे लोग जो है फ्रेंड्स, अच्छा यहां पर में जो है आप लोगों का डायरेक्ट जोड़िया ही लग गई है। ठीक है, यहां पर में अब देखिए जो उसको अरेंज करते समय इस क्वेश्चन को वापस से ले लेंगे अपन। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से लड़ाई लड़ रहे थे, बेगम हजरत महल जो है फ्रेंड्स ये लखनऊ से लड़ाई लड़ रही थी, खान बहादुर खान जो है ये बरेली से लड़ रहे थे, इनका नाम खान बहादुर खान था, और मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, ये फैजाबाद से लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रख लेना फ्रेंड्स, ये इस तरीके से था। तो आंसर क्या होगा वो आप लोग बता दीजिए मुझे यहाँ पर में। वैसे ये बनाते समय टीम ने जो है आप लोगों के लिए इसको ये कर दिया। मैं आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ठीक है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था बेसिकली। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में, जस्ट अ सेकंड। ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का कुंवर सिंह जगदीशपुर से, हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर खान, ठीक है, खान बहादुर खान बरेली से, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर में ये इस तरीके से क्वेश्चन था ये आपका। इसको थोड़ा सा आपको दिख सके इस वजह से इसको बनाया है, लेकिन बनाते समय टीम ने उसको ये कर दिया। लेकिन अच्छी बात है, आप लोगों को ये क्वेश्चन फिर से दे देंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। ओके, इस क्वेश्चन को प्लीज 5 मिनट बाद फिर से लगा दिया जाए ताकि देख सके बच्चे कितना इसको याद रख पा रहे हैं। एक बार लिख दो आप लोग, कौन कहां से लड़ रहा था।
ठीक है, कौन कहां से लड़ रहा था लिख दो यहां से। देखिए यहां पर मेरा फ्रेंड्स एफर्ट देखिए टीम का, टीम टीचिंग परीक्षा की टीम देखिए आप लोग। मैं बस आपसे 30 सेकंड लूंगा एक बात, ये आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये सोचा उन्होंने, और उन्होंने सोचा कि चलो यार बच्चों के लिए लिख देते बड़े बड़े इसमें। मतलब आप सोचिए कि इतना बेसिक, इतना इतने माइन्यूट लेवल के ऊपर में जाकर आपके लिए सोचा जाता है। ठीक है, तो मैं सैल्यूट करूंगा टीचिंग परीक्षा की कंटेंट टीम को जो इतनी मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए। एक यार थैंक यू उनके लिए भी लिख दीजिएगा ताकि उनको अच्छा लगे थोड़ा सा। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4 की पेड बैच में मैंने सारा का सारा कराया आपको। दिल्ली से बहादुर शाह, ठीक है, जफर और बख्त खान जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, बिरजिश कादर और बेगम हजरत महल लखनऊ से। बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ में जो आपका निर्वासित हो चुके थे वहां के जो नवाब थे, ठीक है, वाजिद अली शाह, उनकी पत्नी थी और उनका बेटा था बिरजिश कादर। ओके, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह लड़ रहे थे, ये याद रखना। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको बताया भी था। और खान बहादुर खान बरेली से। ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी पेड क्लास के अंदर में भी, और टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ी देर में आपकी इसकी टेस्ट भी हो जाएंगी। ठीक है, पूरा का पूरा टेस्ट आप लोगों का। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को यही वाला क्वेश्चन, मैं आप लोगों को हो सकता है ये बोलूं कि बताओ कि फैजाबाद से कौन लड़ रहा था, मौलवी अहमदुल्लाह। लिखो अभी के अभी। देखो पेपर क्लियर करना है, कितने कितने बच्चे जिसको पेपर क्लियर करना है। अगर पेपर क्लियर करना है तो जो जो बता रहा हूं उसको एक्टिविटी करो। यहां पर मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि आपको बता दिया और आगे बढ़ गया। मेरे को चाहिए कि अभी के अभी एक्टिविटी करो। मैं आपको अपने बच्चों जैसा मानता हूं। मैं ऐसा समझ रहा हूं यहां पर मैं लड़के हाफ पैंट पहन के उधर में बैठे हुए हैं, लड़कियां दो चोटी डाल के बैठी हुई है यहां पर मैं। बच्ची हो आप मेरे। ठीक है, मेरे को ऐसे ही पढ़ाना है आप लोगों को ताकि आपको याद हो जाए, और मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आपको सिलेक्शन दिला के रहूंगा। ठीक है, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, बरेली से लिखो खान बहादुर खान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा आप लोगों से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखो आप लोग, खान बहादुर खान बरेली से। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का। ये पूरी की पूरी लिस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ताकि याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है, कानपुर से कौन लड़ रहे थे, नाना साहेब, और उनके जो कमांडर थे तात्या टोपे। ठीक है, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो जुड़ सकते हैं। उसमें आप लोगों को इतने सारी चीजें आपको मिल रही है। रैंक बूस्टर सीरीज, आज 10:30 बजे मेरा रैंक बूस्टर सीरीज का लेक्चर भी आपका पेड क्लास के अंदर में आज ही है। ठीक है, तो उसमें भी जरूर जुड़ना जो लोग जुड़ चुके हैं। एनसीईआरटी डू यू नो, इन्फोग्राफिक्स, बीपीएससी की मॉक टेस्ट, रिवीजन कोर्स, सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, एक साथ आप लोगों को वन लाइनर बीपीएससी के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। 65 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। ये अलग 500 रुपए का है, ये अलग 600 रुपए का, ये अलग 600 का, ये 700 का, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बीपीएससी के कोर्स के साथ में मिल जा रहा है। ठीक है, नाउ मुगल चित्रकला का जो है स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है, ये बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, जल्दी बताइए। मैं 2-3 चीजें यहां पर मैं लिखूंगा जो कि मुझे लगता है कि एग्जाम के अंदर में पूछी जा सकती है। आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना आप लोगों ने। अभी लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, मुगल चित्रकला का अगर स्वर्णिम काल बोला जाए आप लोगों से फ्रेंड्स की चरमोत्कर्ष पर कब थी मुगल चित्रकला, तो ये थी जहांगीर के समय में। जहांगीर, ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के आंख पे पट्टी बांध दो और उसको जो है यहां पर में दिखा दो, ऐसा हाथ लगा के वो पहचान लेता था कि ये किसने बनाया है करके। पेंटिंग पता नहीं कैसे लगाता था। ठीक है, मेरे को बड़ा उत्सुकता होती है, कभी मिलेगा वो ऊपर में। ठीक है, तो मैं पूछूंगा उससे कि भाई कैसे पता लगाता था करके, मेरे को भी सिखाओ, मेरे को भी सीखना है। वो अब कैसी कौन सी कला थी जो हाथ लगा के पता लगा लेता था किसने बनाया करके ये पेंटिंग। तो जहांगीर, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आप लोगों से बोला जाए आर्किटेक्चर का स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है, आर्किटेक्चर का, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर जिसको आप लोग स्थापत्य कला भी बोलते हो। ठीक है, ठीक है, स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला जो है इसका स्वर्णिम काल शाहजहां के समय काल को कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। शाहजहां के समय काल को स्थापत्य कला, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है आप लोगों से। अच्छा, एक और क्वेश्चन प्लीज, मैं बोल रहा हूं इसलिए याद रख लो आप लोग, ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। गोल्डन पीरियड, ठीक है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, ठीक है, गोल्डन पीरियड ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशियंट इंडिया बोल सकते हैं आप लोग, एंशियंट इंडिया। बताओ मेरे को जल्दी से कि गोल्डन पीरियड स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है, प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है। एकदम फास्ट आपका आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स। गुप्ता काल को कहा जाता है, गुप्ता काल को, गुप्ता ईरा जो है उसको कहा जाता है। लिख लो आप लोग, प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग किसको बोलते हैं, गुप्ता काल को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रख लेना आप लोगों ने। हर एक चीज जो आपके काम की वो सारी की सारी चीजें मैं बता दूंगा। 17 लाइक्स दूर है हम लोग 1500 के टारगेट से। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए लोकसभा में कितने लोगों की जरूरत होती है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखना मैक्सिमम लोग इसका आंसर जो है फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर में गलत लगा के आएंगे। टीचिंग परीक्षा के अभ्यर्थी इसका सही आंसर लगाएंगे। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए लो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कोई आर्टिकल बताइए जल्दी से, कौन सा आर्टिकल है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए यूज होता है। आर्टिकल जिसने बता दिया मान जाएंगे
ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए बात करता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहली बात, ठीक है, कम से कम लोकसभा में ही लाया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस। अविश्वास प्रस्ताव क्या बोलेंगे? मान लो कि आपको मोदी जी के सरकार पे भरोसा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम 50 सांसद, ठीक है, 50 सांसद उस प्रस्ताव पे लिखेंगे कि हमको इस सरकार पे भरोसा नहीं हैगा, ठीक है, हम इस पे साइन कर रहे हैगे, ठीक है। तो यहां पर मैं वो अपनी साइन करेंगे कम से कम 50 लोग। ओके, ये याद रखना आप लोगों ने, अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। तो कम से कम 50 मेंबर्स जो है क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां पर में उसमें साइन करेंगे। लोकसभा के अंदर में उसको प्रस्तुत, केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। कम से कम 50 लोगों ने साइन किया हुआ होना चाहिए। अब एक और चीज आप लोगों को बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना आप लोग। मान लो कि हमने अविश्वास प्रस्ताव ला लिया, अब क्या? अविश्वास प्रस्ताव हम हार गए, मतलब सरकार जीत गई, सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर लिया, उसको मिल गया उसको जो चाहिए ना 272 लोकसभा में संख्या, वो उसने हासिल कर ली। अब आप कितने दिन बाद, एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर जाने के बाद में आप कितने दिन तक नहीं ला सकते? एक और क्वेश्चन, एग्जामिनर भाई साहब, एग्जामिनर भाई साहब सुन लो, एक क्वेश्चन और डालो आप एग्जाम के अंदर में, आप डाल सकते हो। आपको डालना है कि अगर एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर जाए, ठीक है, तो कितने दिन तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता? ये बताइए आप लोग। यहां पर मैं एक दो बच्चे ही है जिन्होंने आंसर किया यहां पर, मैं फ्रेंड 6 महीने तक नहीं लाया जा सकता, 6 मंथ तक नहीं लाया जा सकता। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 महीने तक। अरे 14 दिन वालों, तुमको जनता कभी माफ नहीं करेंगी। 14 दिन में तो फिर हर 14 दिन में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा। 6 महीने तक नहीं लाया जा सकता। नो कॉन्फिडेंस मोशन का आर्टिकल है क्या? जी नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। फिर कैसे लाते सर? बात सुनो मेरी बात। तुम्हारे चाचा, ठीक है, मोदी जी और उनका मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? ये होंगे लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल। लोकसभा, मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, ये आर्टिकल नंबर 75 में बोला गया है। अगर ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है तो लोकसभा चाहे तो इनको हटा भी सकती है, हाँ या ना? ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, अगर लोकसभा चाहे तो इनको हटा सकती है। तो आर्टिकल नंबर 75 में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन जस्ट आर्टिकल नंबर 75 का आधार मानकर लोकसभा ने एक रूल बना दिया, ठीक है, लोकसभा ने एक रूल बना दिया जिसको रूल नंबर 198 बोला जाता है। रूल नंबर 198 ऑफ लोकसभा, लोकसभा का रूल नंबर 198 है जिसके तहत ये लाया जा सकता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई आर्टिकल नहीं है, हमने उसको डिराइव कर लिया। आर्टिकल नंबर 75 बोलता है कि एक मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन मंत्रिमंडल के ऊपर में भरोसा नहीं है अगर मान लो लोकसभा को, तो हटा देंगे, सिंपल डिंपल। अरे 298 नहीं 198 है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, तो क्या क्या सीखा हमने बच्चों? हमने सीखा कि 50 मेंबर्स का कम से कम चाहिए समर्थन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए। अगर एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो हो जाए तो फ्रेंड्स 6 महीने तक लाया नहीं जा सकता। एक प्रधानमंत्री का नाम मुझे बताइए जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से वो हार गए थे, जल्दी से, केवल एक वोट से वो हार गए थे। बता सकते हो आप लोग मुझे जल्दी से? अगर अगर आ रहा है याद तो बताइए, नहीं तो फिर 1 मिनट के लिए वेट करिए, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। 2 दशकों तक दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद, 2 दशकों के बाद में दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद में महात्मा गांधी ने अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहां पर में और कब प्रकट की थी? गांधी जी आए, ठीक है, सबसे पहले तो गांधी जी आए, अपने टीचर्स की अच्छे से बात मानते थे वो, अपने गुरु की, ठीक है। वो कब आए भारत में वापस आए वो, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने बोला कि भाई देखो क्या करो, सबसे पहले सिलेबस पढ़ो, मतलब कि पूरा का पूरा भारत का भ्रमण करो। वो भारत भ्रमण पे निकल गए, बहुत सारा उन्होंने अध्ययन किया, अलग अलग जगह पे गए, और 1 साल तक उन्होंने बोला था कि 1 साल तक तुमने क्या करना है, पहले समझना है सारी चीजों को। तो गांधी जी अच्छे स्टूडेंट थे, आप लोगों की तरह अच्छे स्टूडेंट थे वो। तो उन्होंने पहले अध्ययन किया पूरा, और फाइनली जो है फ्रेंड्स 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जब उद्घाटन समारोह था, उस समय में उन्होंने पहली सार्वजनिक अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराई थी। ए लगाया आंसर 53% लोगों ने, ठीक है, और सी लगाया है केवल 41% लोगों ने। 41% लोगों ने आंसर लगाया है, ठीक है, और 53% लोगों ने आंसर लगाया है ए। तो देख लीजिए आप लोग कंपटीशन, ठीक है, आप लोग यहां पर में जो बच्चा करेगा अच्छे से वो आगे बढ़ेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 4 फरवरी 1916 को गांधी जी जो है कहां पर में जो है फ्रेंड्स बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसके उद्घाटन समारोह के अंदर में उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई, वहां पर में उन्होंने भाषण दिया था। ओके, चलिए,
तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि महात्मा गांधी वहां गए थे तो उनको किसने अपनी कुर्सी ऑफर की थी। ठीक है, आइए आइए बैठिए। मान लो कि आप जो है अभी आपकी नई नवेली जो है वो शादी होने वाली है, ठीक है, और आपके ससुर जी आ गए, तो आप क्या करोगे? ठीक है, थोड़ा सा दिखावा करोगे, अरे अरे आइए ना अंकल, बैठिए बैठिए मेरे चेयर पे बैठिए। वैसे अभी इनको अपनी बेटी की शादी नहीं करानी थी उनसे, बट जस्ट बता रहा हूँ, रिस्पेक्ट वर्ष। ठीक है, तो महाराजा ऑफ दरभंगा जो थे उन्होंने अपनी कुर्सी ऑफर की थी, उनकी कुर्सी पे बैठे थे ये। अब गांधी जी से शादी नहीं करानी थी उनको, या उनको नहीं करानी थी अपनी बेटी की, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो दरभंगा के जो राजा थे, ठीक है, कामेश्वर सिंह जी, उनके कुर्सी के ऊपर में बैठे थे वो। कभी अगर भूले भटके से क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखते कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन को सही कर दिया गया है जल्दी से। 2000 लाइक्स के हम लोग बहुत पास में हैं। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया वो हाथ ऊपर कर देंगे। और टीचिंग परीक्षा के ऊपर में इसकी टेस्ट मिल जाएंगी 10:30 बजे। आज मैं आपको रैंक बूस्टर कराने वाला हूँ पेड ऐप में, मैं पूरी एनर्जी डाल दूंगा। जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, कुंवर सिंह जी की बात करें हम लोग, ये 70वीं बीपीएससी का ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो कुंवर सिंह जी की बात करेंगे तो ये जगदीशपुर आरा से बिलोंग कर रहे थे, यहां से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तुम्हारी भाभी है बेगम हजरत महल, नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी, ठीक है, लखनऊ से लड़ रही थी, अवध लखनऊ से। खान बहादुर खान इनका पूरा नाम था, खान बहादुर खान। एग्जामिनर ने आधा अधूरा दिया है। ठीक है, बरेली से लड़ रहे थे मौलवी अहमदुल्लाह, ठीक है, ये फैजाबाद से लड़ रहे थे। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए आंसर क्या होगा इसका, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन जो आप लोगों को लगाना है, जल्दी जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, ए की जोड़ी लगने वाली है 3 के साथ, ठीक है, 3 के साथ। बी की जोड़ी लगने वाली है 4 के साथ, ठीक है। सी की जोड़ी लगने वाली है 2 के साथ, और डी की जोड़ी लगने वाली है 1 के साथ। 2 4 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, 3 4 2 1, 3, ठीक है, 3 4 2। अच्छा, यहां पर मैं हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, माफी चाहूंगा आपसे। हिंदी और इंग्लिश के अंदर में उल्टा सीधा हो गया। हिंदी के हिसाब से ये इंग्लिश के हिसाब से ये आंसर है। चलो हिंदी के हिसाब से लगाते हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर से, ठीक है, बेगम हजरत महल लखनऊ से, ठीक है, खान बहादुर खान बरेली से, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से। हिंदी के अनुसार आंसर होगा आपका, ठीक है, 4 3 2 1। ठीक है, चलो हिंदी के अनुसार ये आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, हिंदी के अनुसार ये आंसर होगा, इंग्लिश के अनुसार ये आंसर होगा। लेकिन फ्रेंड्स कोई नहीं, आपको समझा क्या, मेन चीज क्या है, आपको कंसेप्ट समझा क्या? ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा टेबल दूंगा, और मैं आप लोगों को आज आज नॉलेज, आज आपका जो अभी जो रैंक बूस्टर है उसमें ये सारा आज याद करवाने वाला हूं मैं, सारा का सारा। इसीलिए बोल रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो, बट आज याद मेरे को चाहिए, आज याद करके आपसे। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू हिम हु विल ट्राई। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, क्या आज आप मेरे को फिर से एक बार प्रॉमिस करने के लिए तैयार हो कि आप ट्राई करोगे पूरा? सिर्फ 3.5 महीने मांग रहा हूं मैं आप लोगों से, जिंदगी के आपके आने वाले 30 साल सवार दूंगा। ठीक है, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। कौन कौन है यहां पर में जो 3.5 महीने देने के लिए तैयार है टीचिंग परीक्षा को, दानिश सर को? 3.5 महीने आपकी खुशी के लिए, आपके लिए मांग रहा हूं। ठीक है, आपके लिए। ये सिर्फ और सिर्फ ये ट्राई करना है, मैं आपके साथ में हूं ना, मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूं, पूरी मेहनत करूंगा। आप मेरी एनर्जी में कमी देख रहे हो, मैं जब से पढ़ा रहा हूं, सुबह से पढ़ा रहा हूं, लेकिन एनर्जी में कमी नहीं आई है। मैं बता रहा हूं आपको, आखिरी क्वेश्चन तक भी आप देखना मेरी एनर्जी में कमी नहीं आएगी, चाहे कितना भी दर्द हो। ठीक है, तो चलिए, आपने ट्राई करना है, ये प्रॉमिस अभी वापस से करिए मेरे को। यहां पर मैं पूरा सेशन अच्छे से देखोगे, और सेशन के बाद में जो है मुझे बताना कि आप लोगों को कितनी चीज समझी, और टेस्ट भी मैं आपको दूंगा। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है कितने? इसमें बीपीएससी असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, भूमध्य रेखा इक्वेटर जो है फ्रेंड्स क्या करती है, इक्वेटर है, मान लीजिए ये हमारी दुनिया है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री वाली। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड कर देती है। तो 2 जो है, क्या ये इक्वल हॉरिजॉन्टल इक्वल हाफ में, क्षैतिज बराबर आधे में, तिरछे आधे में करती है, तिरछे में, अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। अब आपका ये सोचने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं क्या किया है, उसने थोड़ा सा शब्दावली के साथ में खेला है आप लोगों के। ठीक है, शब्दावली के साथ में। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है पता है? ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है वर्टिकल। ठीक है, ये है क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज। तो क्षैतिज जो है फ्रेंड्स, यहां पर मैं देखूंगा हॉरिजॉन्टल 2 हाफ में डिवाइड करती है। एग्जामिनर ने यहां पर में आपके साथ में शब्दों से खेला है, शब्दों से। ठीक है,
शब्दों से। 16 लाइक्स दूर है 2000 से। चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, आप केवल 8 लाइक्स दूर है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। असिस्टेंट बीपीएससी असिस्टेंट में आया वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आप लोगों का ये। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। जितने लोगों को समझ में आ गया, आप गलत नहीं करेंगे तो आंसर कर दीजिए जल्दी से। ये आप लोगों को एचडी में इमेज में आपको प्रोवाइड कर दूंगा टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर, सबके लिए, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दे दूंगा मैं। ठीक है, ये वाली। तो ये इस तरीके से दो क्षैतिज भाग में डिवाइड करता है। नाउ बिहार पर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया था, जल्दी से बता देंगे आप लोग, ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है, इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूं। ओके, तो जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी लोग। तो बिहार के अंदर में राष्ट्रपति शासन जो है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो कब लगाया गया था? पहली बार 1968 के अंदर में लगाया गया था। लास्ट बार कब लगा था? 2005 में। और मान लीजिए कि अभी भी अगर मान लो बिहार के अंदर में इलेक्शन, अच्छा मेरे को जल्दी से बताओ कि बिहार में कौन से नंबर का अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा मेरे को बताएगा जल्दी से कमेंट करके कि बिहार में कौन से नंबर का चुनाव हो रहा है विधानसभा का। तो फ्रेंड्स 1968 में लगा था। ठीक है, लास्ट टाइम 2005 में। और अगर मान लो कि इस बार अभी यहां पर में वापस से नहीं हो पाया, सब किसी को बहुमत नहीं मिला और बहुत लंबे समय तक गठबंधन भी नहीं हो पाया किसी का, तो उस समय क्या होगा कि वापस से ये लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। लेकिन वो भविष्य की बात है, अब देखते हैं। तो अभी टोटल कितने बार लग चुका है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो प्लीज याद रखना फ्रेंड्स, 8 बार लग चुका है। ठीक है, 8 बार। पहली बार 1968 में, लास्ट बार 1905 में। आर्टिकल क्या है राष्ट्रपति शासन का, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। तब तक जो है फ्रेंड्स आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। ठीक है, तब तक एक सवाल, फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में कब लगा था? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन पहली बार कहां पर में लगा था और कब लगा था? कौन सा राज्य था, जल्दी बताएंगे। स्टेट कौन सा था और ईयर कौन सा था जब राष्ट्रपति शासन लगा था पूरे देश में कहीं तो भी? ठीक है, तो पूरे देश के अंदर में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला राष्ट्रपति शासन जो है फ्रेंड्स पंजाब में लगा था 1951 के अंदर में। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, पंजाब में लगा था 1951 के अंदर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर में। मैंने पूछा आप लोगों से कि आर्टिकल क्या है राष्ट्रपति शासन का, तो आप लोगों में से कई सारे लोग 352 कोई 250 356 बता रहे हैं, तो आंसर 356 है, आर्टिकल नंबर 356। ठीक है, आर्टिकल नंबर 356। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, इमरजेंसी के प्रावधान कौन से वाले पार्ट में दिए गए? भाग। हमारे संविधान के टोटल 25 भाग है, 25 भाग, जिसको आप लोग पार्ट्स भी बोलते हो। ठीक है, तो पार्ट नंबर 18, पार्ट नंबर, ठीक है 18 जो है फ्रेंड्स, ये क्या है आप लोगों का? ये इमरजेंसी से डील करता है, इमरजेंसी, इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी से डील करता है। 18 साल की उम्र होते ही इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जिंदगी के अंदर में, नए नए उफान। ठीक है, आपकी जिंदगी में कुछ लड़कियों को तो शादी करवा दी जाती है, उनकी जिंदगी के अंदर में चेंज आ गया है ना, पूछा मैम। तो 18 साल की उम्र के अंदर में कितने सारे जो है फ्रेंड्स आपातकालीन स्थिति आ जाती है, इसी वजह से जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, इमरजेंसी सिचुएशन पार्ट नंबर, ठीक है, भाग नंबर 18 के अंदर में, याद रख लीजिएगा आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? ठीक है, लोहे का इस्तेमाल बताओ जल्दी जल्दी से, लोहे का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का इस्तेमाल जो है फ्रेंड्स, आपको लगता होगा बहुत लंबे समय से, नहीं जी नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी से प्रूफ करके बताता हूं, ये 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, प्रूफ करके दिखाता हूं आप लोगों को मैं एनसीईआरटी से। देखिए फ्रेंड्स, रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले कहा हुई थी? चाइना के अंदर में, चाइना में रेशम बनाने की खोज। ठीक है, चोल, चेर और पांड्या जो है दक्षिण भारत के अंदर में शासन कर रहे थे करीब 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग जो है करीब 2000 साल पहले। 5000 साल तक ये चाइना वाले ने छुपा के रखे थे। ठीक है, अपनी अपनी जो चीजें बताई नहीं थी उन्होंने कि कैसे बनाते हैं रेशम। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि उपमहाद्वीप के अंदर में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई है। 3000 साल पहले, केवल 3000 साल पहले। ठीक है, तो यहां पर में आंसर क्या होगा अब आप लोग बताइए, यहां पर जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से लिख दो आप लोग ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि 3000 साल पहले यहां पर में दिया ही नहीं है ईयर्स अगो। और बीपीएससी भाई साहब, ठीक है, हम जो है यहां पर में पहुंच गए आपके लेवल तक। ठीक है, 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया, नन ऑफ द अबव उन्होंने आंसर दिया था। अब मान लो नन ऑफ द अबव दे दिए कि रेशम की खोज कब हुई थी? 7000 साल पहले हुई थी। रेशम की खपत, रेशम की मांग जो है वो रोमन साम्राज्य में कब बढ़ी थी? 2000 साल पहले बढ़ी थी। ये भी आप लोगों ने याद रख लिया है। तो ये आप लोगों का पौवा है, आप लोग अब आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों के ऊपर मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूं आगे आते आते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास भी है कल सुबह। ठीक है, सभी लोग जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं करंट अफेयर की क्लास में कल सुबह 5:30। मैं रात भर जागने वाला हूं। ठीक है, मैं इतना थका, अभी आपकी क्लास है 10:30 बजे, मेरी रैंक बूस्टर की क्लास है, सुबह 5:30 बजे मैं ये क्लास लूंगा। मैं जब मेहनत करने के लिए तैयार हूं तो आप मेहनत करने के लिए तैयार हो क्या? जो बच्चा मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार होगा मैं उसकी नैया पार लगा दूंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं।
कितने लोग मेरे साथ में मेहनत करने के लिए तैयार है अभी बता दीजिए। यहाँ 5000 का आंकड़ा दिखना चाहिए फ्रेंड, जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को और लाइक कर देंगे सेशन को आप लोग जल्दी जल्दी से। किस वर्ष भारत में गुलामी को अवैध घोषित कर दिया गया था, ये बताना है आप लोगों ने। ठीक है, भारत में गुलामी को अवैध घोषित कर दिया गया। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि भारत के अंदर में ना गुलामी की जो प्रथा है, ठीक है, वो ऐसी ही होती थी कि गुलाम खरीदे बेचे जाते थे। क्या हुआ, चार्टर एक्ट आया एक, कौन सा एक्ट, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, इसने क्या बोला, चार्टर एक्ट 1833 ने कि भारत में गुलामी की प्रथा को खत्म करना है। बट क्या उसमें खत्म कर दिया हमने, नहीं। ठीक है, हमको 10 साल इंतजार करना पड़ा। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर मैं एक ये ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1833 ने यह बोला कि हमें भारत में कोशिश करनी है कि गुलामी की प्रथा को, दास प्रथा, दास या गुलामी की जो प्रथा है, गुलामी, उसको खत्म करना है। ठीक है, लेकिन हम खत्म कर पाए क्या, नहीं। फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा समय बीतता गया, अब समय आता है 1843 का। एक वायसराय, एक जो है गवर्नर जनरल भारत में आए थे, जिनका नाम था एलन बोरो। क्या नाम था उनका, एलन बोरो। मैं लिख देता हूं यहां पर मैं उनका नाम था एलन बोरो। ठीक है, एलन बोरो, हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे उनका, एलन बोरो। ठीक है, अलग अलग तरीके से भी लिखा जाता है कई बार, लेकिन ये ज्यादातर जगह पे आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, एलन बोरो। इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, 1843 का एक्ट नंबर 5 लेकर आए, एक्ट नंबर 5। उसके जरिए उन्होंने गुलामी की प्रथा को बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरे पास अधिकार है 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए, इसके भैंस का अंडा किसके अंदर में दम है, मेरे को रोक के बताओ, दास गुलामी की प्रथा को खत्म करने के लिए। तो चार्टर एक्ट 1833 में यह बोला गया था कि जब भी सही लगे हमारे भारत के गवर्नर जनरल को, वो दास प्रथा को खत्म कर दे। 10 साल तक कोई कर नहीं पाया। ये चचा आए एलन बेरो ने कानून बनाया और उन्होंने दास प्रथा खत्म कर दी। तो 1843 में, 1843 में दास प्रथा खत्म हुई थी, जबकि 1833 में ही बोल दिया गया था कि दास प्रथा को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किस वर्ष भारत में गुलामी को अवैध घोषित किया गया, 1843 के अंदर में। ठीक है, एलन बोरो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, एलन बोरो। ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में बहुत जो है फ्रेंड्स इससे पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत के द्वारा की गई थी, ज्ञान दीपक। ठीक है, ज्ञान दीपक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, तो ज्ञान दीपक, तो देखिए ज्ञान दीपक जो है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि दरिया साहेब जो है फ्रेंड्स, इनके द्वारा किया गया था। दरिया साहेब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। ठीक है, दरिया दास, बिहार वाले के दरिया दास के नाम से भी इनको जाना जाता है, दरिया दास के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और बिहार वाले के नाम से भी इनको जाना जाता है, बिहार वाले। ठीक है, इनके नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा इनको बिहार का कबीर भी बोलते हैं, बिहार का कबीर। ठीक है, बिहार के कबीर के नाम से किसको जाना जाता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, बिहार के कबीर। डायरेक्टली दरिया साहेब, दरिया दासी जो है फ्रेंड्स, इनके संप्रदाय का नाम है दरिया दासी। भोजपुरी कवि भी रह चुके हैं। ठीक है, और काफी सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। ठीक है, दरिया साहेब। ओके, ज्ञान दीपक किस महान संत की थी, दरिया साहेब, और दरिया साहेब नाम से ही उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, इसी नाम से। ओके, चलिए, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक चीज लॉर्ड एलन बेरो के बारे में, दो चीजें करते हैं हम लोग यहां पर में। ठीक है, आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे भारत के अंदर में दो इंपॉर्टेंट वाले प्रांत, यहां पर में सिंध प्रांत है, सिंध, और यहां पर में है पंजाब। पंजाब, अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले सिंध पर कब्जा कर लिया था, सिंध को अपने अंदर में मिला लिया था। यह बात है 1843 की। चलो बताओ इस समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, फटाक से एकदम। अभी आप एजुकेटेड गैस लगा सकते हो ना, गुलामी की प्रथा कब खत्म हुई थी, गुलामी की प्रथा हुई थी 1843 में खत्म। उस समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, एजुकेटेड गैस लगाओ आप लोग। पंजाब जो है फ्रेंड्स, इसको भारत में विलीन कर दिया गया था 1849 में। ठीक है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहाउसी। ठीक है, ठीक है, लॉर्ड डलहाउसी। ओके, लॉर्ड डलहाउसी, प्लीज इन दोनों को याद रख लीजिए आप लोग। एक बार ना आप लोग दोनों के दोनों लिख दो। ठीक है, 1800 सिंध को कब एनेक्स किया गया, सिंध पर कब्जा कब किया गया था, 1843 के अंदर में। एलन बेरो था उस समय में, एलन बोरो, एलन बोरो। ओके, और पंजाब पर कब किया गया, 1849 के अंदर में। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा बार रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा फायदा है आप लोगों का, उतने ज्यादा आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है,
तो अच्छे से इसको करिए फ्रेंड्स। ओके, मैं इसके ऊपर में भी चाहूंगा कि टीम से प्लीज इसके ऊपर में क्वेश्चन बना दीजिए एक। कितने लोग चाहते हैं इसके ऊपर में क्वेश्चन बनवा दे जल्दी से? टीम तैयार बैठी है आप लोगों की मेहनत करने के लिए, आप लोगों के साथ में। ठीक है, आप लोग बताइए हाथ ऊपर करके कितने लोग चाहते हैं कि इसको कर दिया जाए। 4 लाइक दूर है हम लोग, 2600 से जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? सर्विस टैक्स। भाई मैं बता रहा हूं लिटरली, ठीक है, कभी भी निर्मला सीतारमन जी से मिलो तो उनको बोलना भाई टैक्स कम करो। ठीक है, एजुकेशन पे आपको पता है, आप जो है 100 रुपए का अगर कोर्स लेते हो ना, 18 रुपए वो ताई लेकर जाती है, हमारी निर्मला ताई बोलती है कि टैक्स दो करके। ठीक है, आप सोचो, और 30% फिर बाद में वो वित्त मंत्री जी आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमको भी दो, मतलब फिर से निर्मला ताई आ जाती है, बोलती 30% टैक्स दो उसके ऊपर में। अरे भाई 18+30 कितना हो गया? 18+30 48%। मतलब आपने 100 रुपए का कोर्स खरीदा, 48 रुपए गवर्नमेंट लेकर जाती है। सोचो आप भाई, एजुकेशन के ऊपर में इतना टैक्स। आप लोग सोचते होंगे ना कि यार क्यों इतना है, आप खुद सोचिए यहां पर में। ठीक है, 100 रुपीज का कोर्स है, 18 रुपए का जीएसटी लगता है। ठीक है, 30 रुपए का इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, और 48% टोटल हो गया यहां पर में गवर्नमेंट लेकर चली जाती है। तो सेवा कर या सर्विस टैक्स जो लगाया गया था, ठीक है, अब तो उसको जीएसटी के अंदर में विलीन कर दिया गया है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, इसको राजा चे, ठीक है, राजा चे चेलिया कमेटी जो थी उनके सिफारिश पर लाया गया था। ठीक है, राजा जे चेलिया कमेटी जो थी उनके सिफारिश पर इन्होंने 1991 के अंदर में ये सिफारिश की थी। इस दर्द दिल की सिफारिश कोई कर दे यहां। ठीक है, तो राजा जे चेलिया की सिफारिश थी। इनकी सिफारिश के आधार पर 1994 में सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। ठीक है, राजा जे चेलिया कमेटी, राजा जे चेलिया 1991 में बोले कि सर्विस टैक्स लगाओ। 1994 का जब बजट आया उस समय में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखना है, राजा जे चेलिया कमेटी, ये बीपीएससी के 2016 में आया वो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ये मैं हवा में नहीं करा रहा क्वेश्चन, आपको समझ में आया कि मामले की गहराई समझ रहे हो क्या आप लोग? एग्जाम का ही ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये पढ़ के जाना है इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। ओके, तो राजा जे चेलिया 1991 में दिया था, ये भी पूछ सकते हैं। कब लागू हुई उनकी सिफारिश? भारत में पहली बार जो है फ्रेंड 1994 के अंदर में हुआ। ये याद रखना, पहले स्टार्टिंग में टेलीफोन जीवन जो गैर जीवन बीमा सेवाएं होती है उनके ऊपर में, और स्टॉक ब्रोकर्स पे लगाया गया था स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद में एजुकेशन और हर जगह पे लगा दिया गया उसके बाद में। फिर बाद में ये जो सर्विसेज गुड्स टैक्स है उसको जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया, सर्विस टैक्स को जीएसटी में। अब यार इतना खर्चा हो गया है तो जीएसटी के बारे में क्यों नहीं पूछेंगे? ठीक है, जल्दी बताइए। देखिए जीएसटी जो है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कौन से नंबर का, कौन से, अब मैं लिखने वाला था देखो। ठीक है, कौन से नंबर का है, चलो आप बताएंगे कौन से नंबर का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ईयर आप बताएंगे कौन से इसमें हुआ था, लागू कब हुआ था ये भी बता दो। चलो ठीक है, मैं लिखने लग गया था, लागू कब हुआ था ये भी बता देंगे आप लोग। अच्छा, फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसने जीएसटी लगाया था? फर्स्ट कंट्री, पहला देश जिसने जीएसटी लगाया था, भारत तो नहीं था भाई, ऑब्वियस सी बात है, कोई और देश होगा, वहीं से हमने लिया होगा। तो पहला देश कौन सा था जिसने जीएसटी लगाया था? बताइए जल्दी जल्दी से। तो पहला कंट्री था फ्रेंड फ्रांस। चलो मैं आपको बता देता हूँ, फ्रांस था। 1954 में लगाया था उसने जीएसटी, सबसे पहले फ्रांस ने। ठीक है, ये भी याद रखना है। 101 नंबर का जो है फ्रेंड्स संविधान संशोधन था, कब लगा था? ये 2016 में हुआ था, और 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था हमारे भारत के अंदर में। ओके, चलिए, वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी निम्नलिखित इसमें से किस खेल के द्वारा की जाएंगी? और इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का जो है अभी बिहार पुलिस की एग्जाम के अंदर में भी आया है क्वेश्चन। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ये जो है ये 20वें नंबर का जो है राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है, 20वें नंबर का। चलो एक और क्वेश्चन आपको बता दिया, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। राष्ट्रमंडल खेल कौन से नंबर का होगा? ये 20वें नंबर का 2026 में। ठीक है, अब ध्यान से समझना आप लोग मेरी बात को। ये पहले आयोजित होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया ने बोला हम नहीं करा सकते भाई इसको आयोजित। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया मना। तो अब इसको कहां पर में शिफ्ट कर दिया गया है? ग्लासगो के अंदर में, ग्लासगो में। ग्लासगो कहां पर में है? स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड। ठीक है, तो ग्लासगो के अंदर में शिफ्ट कर दिया गया है अभी। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कहां होगा, तो भाई इंडिया में नहीं होगा, कैसी बात कर रहे हो? कॉमनवेल्थ गेम एक कराए थे 2010 के अंदर में, अभी तक जेल में कुछ लोग।
2010 में कहा हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, भारत में हुआ था दिल्ली के अंदर में। अभी तक राष्ट्रमंडल खेल के घोटाला के आरोप में लोग अंदर है, जबरदस्ती और लोगों को अंदर कराने के फिराक में क्यों हो यार आप लोग, ठीक है। नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर में होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया की जगह पे अब ग्लासगो को दे दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो में होगा अभी, ठीक है। 74 कंट्री इसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगी 2026 के अंदर में। ग्लासगो कहां पर में है, तो स्कॉटलैंड के अंदर में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 2026 का राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में होने वाला है, ग्लासगो कहां है, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, कहां पर में ग्लासगो। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। आपका टीचिंग परीक्षा के साथ कोर्स के साथ में इतनी सारी चीजें, रैंक बूस्टर कोर्स 600 रुपए का फ्री आपको मिल रहा है, एनसीईआरटी डू यू नो फ्री मिल रहा है, इन्फोग्राफिक्स, टीआरई 4 का रिवीजन बैच आपको फ्री मिल रहा है, ठीक है। माइंड मैप्स आपको, प्रीमियम ई बुक्स आपको फ्री मिल रही है, बीपीएससी टीआरई के 65 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री मिल रहे हैं आपको टेस्ट फॉर्मेट में, वन लाइनर सॉल्यूशन आपको फ्री मिल रहा है, ठीक है। आप लोगों को ये सारी चीजें अलग अलग भी ले सकते हो, लेकिन कोर्स के अंदर में सारी चीजें फ्री है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4 की हो गई घोषणा, मेगा आप लोगों के लिए आज 80% ऑफ है, ठीक है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए आप लोगों को इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा आप लोग, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाकर आज 12 बजे से पहले आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी कोर्स ले लीजिए आप लोग, और 10 लाख प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग उसके अंदर में ऐड हो जाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई थी? गरीबी रेखा, ठीक है। गरीबी रेखा, अब कोई रेखा नाम की लड़की नहीं है जो गरीब है। गरीबी रेखा का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ठीक है, कि एक मिनिमम, ठीक है, लिविंग कॉस्ट अगर उससे नीचे है आप, ओके, तो आपको गरीब माना जाएगा। तो प्लानिंग कमीशन ने क्या किया था, जो है सुरेश तेंदुलकर कमेटी का गठन किया था 2009 में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया, ठीक है, उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि भाई हम गरीबी को कैसे तय कर सकते हैं, ठीक है, कैसे लिविंग कॉस्ट, मतलब इतना पैसा अगर आप डेली का कमाते हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट, 30 रुपए, कहीं पे 32 रुपए, कहीं पे उन्होंने 33 रुपए रखा, कहीं पे 34 रुपए रखा। बोला कि इससे नीचे अगर आप दिन का कमाते हो तो आप गरीब हो, इससे ऊपर कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो। चाचा तेंदुलकर साहब, सुरेश तेंदुलकर, कभी आप, पता नहीं आप अभी कहा हो, लेकिन अगर कभी मेरे से ऊपर में मिलोगे ना, ठीक है, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, अगर तुम हो तो आके मिलो थोड़ा सा हवेली पे। 34 रुपए के अंदर में कौन सा जो है इंसान अपनी जिंदगी गुजार सकता है, ये मेरे को तुम बताना। 35 रुपए के अंदर में कैसे गुजार सकता है बताना तुम, ठीक है। अभी तो तुमने बता दिया तो बच्चों को मैं बता दे रहा हूं आंसर, नहीं तो बच्चों इनसे पूछना कि कैसे गुजारते जिंदगी 34 रुपए के अंदर में। ओके चलिए, तो फ्रेंड्स यहां पर मैं ये चीज याद रखूंगे आप लोग, लिविंग कॉस्ट इन्होंने बताया। इनकी रिपोर्ट जब आई 2009 के अंदर में, तो उन्होंने बोला कि भाई इतने रुपए से ज्यादा कमाता है तो गरीब है, इतने से कम कमाता है तो गरीब है, इससे ज्यादा कमाता है तो गरीब नहीं है, ठीक है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आगे में 2026, ये देखिए आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, हर बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा इसका। 5 लाइक्स दूर है 3000 से हम लोग, केवल 5 लाइक्स। देखिए अगर मैं बात करूं 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन कहां पर में होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ग्लासगो। आप देख सकते हो एग्जाम जो 12 मार्च 2025 को हुआ उसके अंदर में क्वेश्चन आया, तो जो हम पढ़ रहे हैं वही से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ओके, ग्लासगो के अंदर में। अच्छा कौन से नंबर का होने वाला है ये राष्ट्रमंडल खेल, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, नंबर कौन से नंबर का है, 11वें 12वें 20वें 15वें 16वें, कितने नंबर का है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल, अब ये एनसीईआरटी में है इसीलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा इसका आंसर जरूर करे। अटल टनल, ठीक है, अटल टनल की जो लंबाई है, पहली बात तो ये भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो इसकी लंबाई ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, 9.02 किलोमीटर की है ये टनल, ओके। ये पीर पंजल रेंज के अंदर में है, ठीक है, 2020 में इसका उद्घाटन हुआ था पीर पंजल रेंज में, बट पीर पंजल तो 2 दी है यहां पर में, अब क्या करें, तो ध्यान से समझो आप लोग, ये है मान लो हमारा भारत, ठीक है, यहां पर में जो पीर पंजल रेंज है, ठीक है, उसको भी 2 भाग में हम बांट सकते हैं, ठीक है, 2 भाग में, ये इधर वाला जो हिस्सा है ये कश्मीर के साइड वाला हिस्सा, और इधर वाला हिस्सा हिमाचल के साइड वाला हिस्सा, ठीक है। तो पूर्वी पीर पंजल रेंज जो है वहां पर में आपको मिलेगी, ईस्टर्न पीर पंजल रेंज के अंदर में, ठीक है।
तो पूर्वी पीर पंजल रेंज के अंदर में इसका निर्माण हुआ है, ये याद रखना आप लोगों ने। किसको किसको जोड़ती है ये? लाहौल स्पीति को जोड़ती है, ये याद रखना, मनाली से, या मनाली को लाहौल स्पीति से, एक ही बात है, आना जाना तो दोनों जगह से होता है, ठीक है। अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं, ध्यान से समझिए आप लोग। ये देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको बनाया किसने था? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए, मतलब मैं भी जाऊंगा यहाँ से, मतलब मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये टनल की बात कर रहा हूँ, कभी ना कभी तो जाऊंगा यहाँ से मैं, ठीक है। BRO, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ओके, BRO की स्थापना कब हुई थी? ईयर आप लोग बता दो मुझे। BRE की, ये जो है सबसे ऊंची हाईवे टनल है, 9.02 किलोमीटर की है। उसके बाद में 3000 मीटर ऊंचाई के ऊपर में है ये, मीन सी लेवल से, मतलब सबसे हाईएस्ट पीर पंजल रेंज में है, टू बी स्पेसिफिक ईस्टर्न वाले, पूर्वी वाले क्षेत्र के अंदर में, ठीक है। जल्दी से एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो, हर एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपने, ठीक है, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में, हर जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग। ओके, और साथ ही साथ आपको बता दो, जितने भी बच्चे जो बीपीएससी एईडीओ के कोर्स में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, केवल 899 रुपीज के अंदर में आप लोगों को हर एक चीज मिल जा रही है। 1.5 लाख प्लस क्वेश्चन, प्लस जो है आपके 10 लाख क्वेश्चन अलग से आप लोगों को मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका खर्चा भी टीचिंग परिषद उठाएगा जो कल से पहले खरीद लेगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट होंगी, फुल वीडियो कोर्स है आपका, सब कुछ इसके अंदर में आपको मिलने वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा है? जल्दी बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी वाली राष्ट्रीय भाषा है? नंबर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर में चल रहा है फ्रेंड्स, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो। जल्दी बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय भाषा है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। पहले हिंदी का विचार आया था, लेकिन फ्रेंड्स नहीं किया गया। ओके, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्यों का विरोध था। तो हिंदी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि ये एक कामकाजी भाषा है, कामकाज की भाषा है, ओके, लेकिन ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कोई भी राष्ट्रीय भाषा, इंडिया की कोई ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आपका आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल 53% लोगों ने आंसर लगाया है सही, केवल 53 लोगों ने, ठीक है, 53% लोगों ने। तो आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 343। ये कहता है कि हिंदी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होंगी, क्योंकि ज्यादातर हिंदी भाषी राज्य हमारे भारत के अंदर में। हिंदी अलग अलग स्टेट्स को कनेक्ट भी करती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग हिंदी भी बोल लेते हैं, ठीक है। तो जो है इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश है और उसके साथ में हिंदी भी है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर में, कामकाज की भाषा के अंदर में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट करके। चलिए, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर में आंसर लगा दिया होगा। तो आप लोगों का जो आंसर आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर में, कि ग्लासगो, जहां पर में जिसको लैंड ऑफ केक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ग्लासगो, अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे कर लिया? अभी आप लोगों को पता चला कि ग्लासगो के अंदर में जो है फ्रेंड्स कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, ठीक है। ग्लासगो को ही लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन आपका ऐड हो गया। मेरे को एक चीज बताओ कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने एजुकेटेड गैस लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आपने ये देखा कि ग्लासगो के अंदर में कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं, और सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में है, तो ग्लासगो जो है उसी को लैंड ऑफ केक्स भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया आप लोगों का।
तो बहुत बढ़िया, आप लोग देखिए कितना आसानी से आप लोगों ने कर लिया फ्रेंड्स। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिएगा यहाँ पर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में दास प्रथा समाप्त की थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ईयर आपसे पूछा जाता है, कौन सा चार्टर था जिसने इसको बोला था, उसको अधिकार दिया था, यह भी पूछा जाता है, एक्ट नंबर कौन सा था यह भी पूछा जाता है। बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर कर देगा। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि कौन सा ब्रिटिश गवर्नर था जिसने दास प्रथा की समाप्ति की, तो वो था एलन बरो। एलन बरो ने कब किया था? सभी लोग लिखते जाएंगे, जितना जितना याद आ रहा है उतना उतना लिखते जाओ यहां पर में, ठीक है। 1843 के अंदर में एक्ट नंबर था यहां पर में 5, और इसको अधिकार कहां से मिला था? ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के जरिए उसको ये अधिकार मिला था कि ये एक्ट बना सके वो, ठीक है जी। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। सभी लोग लिखेंगे कमेंट में, जितनी चीजें यहां पर में लिखा है मैंने सभी लोग लिखे जल्दी जल्दी से। जी, जितने भी लोग जो है फ्रेंड्स आरआरबी टीचर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके भी यहां पर में ये काम में आने वाला है सारी चीजें, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, और एईडीओ के अंदर में भी, और काफी सारे बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के एईडीओ के कोर्स में जुड़ चुके हैं। कोई ऐसा है जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताओ कि काश उस समय जब सर बता रहे थे जुड़ गए होते तो अच्छा होता, ठीक है। देखिए तो गवर्नर जनरल एलन बरो थे, ये याद रखना है। 1843 के अंदर में अधिनियम नंबर 5 था, ठीक है। कौन से चार्टर ने उनको ये अधिकार दिया था वो भी आप लोग बता देंगे मुझे। द लोकल टाइम ऑफ पटना। अब देखिए इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। पटना का टाइम जो है वो स्थानीय समय क्या है? अभी आपकी घड़ी में कितने बज रहे? जल्दी बताओ, अपनी अपनी घड़ी देखो और जल्दी बताओ कि घड़ी के अंदर में कितने बज रहे। ओके, तो घड़ी के अंदर में कितने बज रहे आपके? वो बज रहे हैं हमारे भारत के मानक याम के उत्तर, हमारे भारत की जो टाइम है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से जो समय हो रहा होगा वो बज रहा है आपके सभी के घड़ी में, एक जैसा समय हो रहा होगा अभी। ओके, पटना जो है फ्रेंड्स यहां पर में मौजूद है, वो इस लाइन के ईस्ट में है, ईस्ट में है। ध्यान से समझो बात को, ठीक है। थोड़ा जूम भी कर देता हूं आप लोगों के लिए, यहां पर में आ जाइए, ठीक है। पटना जो है ना, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये ईस्ट में है, इस लाइन के पूर्वी क्षेत्र में है, और पूरब में जो समय होता है वो ज्यादा होता है इसके मुकाबले में। जैसे जैसे पूरब में जाते हो समय आगे बढ़ता जाता है, तो उसी हिसाब से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अहेड है, मतलब उसके आगे है। एक्चुअल में जो पटना में समय हो रहा होगा, जो आपको घड़ी में दिखा रहा है, वो घड़ी झूठ बोल रही है। पटना में जो समय हो रहा है, अगर आप पटना में, और पटना में जो समय हो रहा है, ठीक है, वो एक्चुअल में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा हो रहा होगा, बट हम ये वाला समय मानते हैं तो सभी को ये समय मानना पड़ता है। बट एक्चुअल वाला जो समय वहां पर में, ठीक है, वो आगे है। क्यों? क्योंकि पटना ईस्टर्न साइड में है, पूर्वी साइड में है इस लाइन के, इसी वजह से। तो पटना जो भी ईस्ट, इस लाइन के ईस्ट में है, उन सभी का समय आगे है एक्चुअल में, और जो वेस्ट साइड में है इसके, उनका समय पीछे है, ठीक है, उनका समय पीछे है। ये कंसेप्ट जिसको समझा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर लगा देगा, ए, अहेड है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अहेड है। घड़ी झूठ बोल रही है आपकी। ओके, तो यहां पर मैं आप देखिए फ्रेंड्स, एचडी मैप टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों के लिए लगा दिया। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये है हमारा स्टैंडर्ड टाइम की रेखा, ये आप देखिए यहां पर में। ओके, और ये है हमारा प्यारा सा बिहार, ठीक है, पूरा का पूरा बिहार ही ईस्ट में है इस लाइन के, पूरा का पूरा बिहार। थोड़ा सा जूम कर देते, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ही जूम कर देंगे हम लोग इसको, कोई इशू वाली बात नहीं है, बस ये जूम होना नहीं चाह रहा है ये, बट कोई बात नहीं, हम इसको जूम करके रहेंगे भाई। बता रहा हूं, ठान लिए ना तो 10 रास्ते और निकल जाते हैं। लो कितना जूम करना है, और कर रहे, और जूम कर दे, ठीक है। तो ये लाइन है, बिहार पूरा का पूरा इसमें है, ओके, ईस्ट में। तो इसी वजह से जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना था कि भाई बिहार का, पूरे बिहार का टाइम जो है वो आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के अंदर में है। अब मुझे बताओ ये कितने राज्यों को काटती है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि कितने राज्यों को काटती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 राज्यों को काटती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाम लिख दो इन 5 राज्यों के, कौन से राज्यों को। क्या बिहार को काटती है? बिहार को टच करती है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन वाली लाइन? नहीं करती है बिहार को, ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कौन से संविधान के आर्टिकल में दिया गया है?
तो राष्ट्रपति शासन जो है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 356 के अंदर में होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। और इसके अलावा एक चीज याद रखिए आप लोग कि आर्टिकल नंबर 352 जो है ये आप लोगों का डील करता है नेशनल इमरजेंसी से, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल नंबर 356 राष्ट्रपति शासन से डील करता है, और आर्टिकल नंबर 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। मुझे आप लोग एक बार बताइए जल्दी से कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितने बार लगा है? ठीक है, 3500 लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितने लोग हैं यहाँ पर में जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है? ठीक है, डेडिकेटेड बच्चे जो कंटिन्यूअसली अपना रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रहता है। कोई भी राज्य राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो 6 महीने इसके, लेकिन इसे संसद की मंजूरी से हर 6 महीने में कितने बार बढ़ाया जा सकता है? मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया, 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, फिर अगले बार 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है संसद की मंजूरी के साथ, फिर और 6 महीने के लिए। कितने बार बढ़ा सकते हैं ऐसे? कोई तो सीमा होगी या कोई सीमा है ही नहीं इसकी? बताओ। जी, तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए यहाँ पर में। तो मैक्सिमम कितनी अवधि तक इसको बढ़ाया जा सकता है? 3 साल तक। ठीक है, 3 साल। और 3 साल से अगर ज्यादा बढ़ाते हो आप, 3 साल से ज्यादा बढ़ाते हो तो उसके लिए फिर एक एक्ट बनाना पड़ेगा आपको, एक कानून पास करना पड़ेगा। ठीक है, कोई कानून पास करना पड़ेगा स्पेशल, कि हम स्पेशल तरीके से बना रहे हैं। ये तो संसद की मंजूरी से बढ़ा देंगे, लेकिन 3 साल से ज्यादा बनाना है तो फिर एक्ट बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा उस राज्य के लिए। ठीक है, तो यहां पर मैं आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी, 3 साल। मैक्सिमम 3 साल तक आप बढ़ा सकते हो, 6 महीने करके मतलब 6 बार लगा सकते हो राष्ट्रपति शासन। ठीक है, एक साथ कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूटी में। फिर अगर मान लो कि फिर से राज्य फिर बन गया, सरकार बन गई, तो फिर से वो रिस्टोर हो जाती है वो लिमिट, फिर से 6 बार लगा सकते, 6 महीने करके 3 साल तक, लेकिन कंटिन्यूटी में केवल 3 साल तक लगा सकते। ये प्रावधान पता है क्यों किया गया? आप सोचो, आप लोग क्यों किया गया होगा ये वाला प्रावधान? आप लोग तो इतने समझदार बच्चे हो ना, आप लोग बताओ कि क्यों किया गया होगा, कुछ तो कारण रहा होगा इसका। इलाहाबाद में आईसीएस के लिए पहली बार परीक्षा किस अधिनियम के तहत हुई थी? देखिए, इंडियन सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम है ना फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हुई थी 1855 में, लेकिन ये केवल लंदन में होती थी। अगर मान लो कि किसी भी व्यक्ति को देना है आईसीएस की एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम, तो उसको लंदन जाना पड़ता था। लेकिन हमारे भारतीय लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, और इस वजह से जो है फ्रेंड्स फाइनली क्या होता है कि भारत में भी एग्जाम होनी स्टार्ट होती है। ये बात है 1922 की, कि पहली बार इलाहाबाद में भी एग्जाम हुई, पहली बार। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्ट 1919 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि भारत में भी अब ये परीक्षा होंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। इसी वजह से यहां पर मैं आंसर दिया नहीं, तो नन ऑफ द अबव। सिंपल, ऐसे आप लोगों को याद रखना था यहां पर में। क्यों नन ऑफ द अबव? क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर में आईसीएस की एग्जाम पहले लंदन में हो रही थी, केवल और केवल लंदन के अंदर में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स अलग है, नहीं तो बोलेंगे 1909 वाला, वो अलग चीज है। ये 1919 वाला कानून था, उसके तहत 1922 में लंदन प्लस इलाहाबाद दोनों जगह पे एक साथ एग्जाम हुई, लंदन प्लस इलाहाबाद। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इलाहाबाद में कब एग्जाम हुई थी? तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग कमेंट करके बता दो, क्या लगाओगे आप लोग आंसर? ठीक है, अगर मान लो ये ऐसे आता है तो आप लोग क्या आंसर लगाओगे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं हमारे बीपीएससी टीआरई 4 का जो है फ्रेंड्स आप लोगों की जनरल स्टडीज में 10,000 प्लस प्रीवाइक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए गए। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है आप लोगों के लिए। आपके लिए टेस्ट और पीडीएफ दोनों प्रोवाइड की गई है, मतलब टेस्ट भी है और उस टेस्ट की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की गई है। 10,000 बिहार के क्वेश्चन है, 10,000 बिहार के क्वेश्चन। तो जिन लोग अभी तक इसमें ज्वाइन नहीं हुए वो जल्दी से हो जाइएगा, क्योंकि ये केवल और केवल जो जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा का कोर्स लिया उनके लिए 199 में है और बाकी बच्चों के लिए 1420 में। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि टीचिंग परीक्षा का कोर्स कोई भी ले लो और फिर 199 में आपको मिल जाएगा वो। इसके अलावा 38वीं से 70वीं बीपीएससी तक के सारे क्वेश्चन आपको अगर चाहिए तो आप 49 रुपीज में भी आप जुड़ सकते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में, सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। नाउ 80% आपका ऑफ चल रहा है, तो सिलेक्शन इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप लोग कर लीजिएगा। नाउ भारतीय मानक समय रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है? कहां से होकर नहीं गुजरती है ये बताएंगे आप लोग। देखिए भाई, ओके, ये हमारी रेखा, मतलब हमारी नहीं, ठीक है, मानक रेखा है ये भारत की 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसी को आप 82.5 डिग्री ईस्ट भी बोलते हो। ठीक है, ये पढ़ाया था मैंने आपको कैसे बोलते हैं इसको।
कि कौन से राज्य से जाती है, यूपी से जाती है, उड़ीसा से ठीक है, मध्य प्रदेश से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, उड़ीसा से भी जाती है, तेलंगाना से नहीं जाती, आंध्र प्रदेश से जाती है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितने लोगों ने आंसर लगाया है? ठीक है, 5000 लाइव हम कर सकते हैं क्या? यस, अगर आप बोल रहे हो तो फिर चलो, यहां पर मैं बोला है तो फिर करना पड़ेगा अपन लोगों को। चलो जल्दी से एक साथ सारे के सारे लोग जल्दी से शेयर मार देंगे, हर एक बच्चा, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे। अगर आपने यस यहां पर लगाया है तो चलिए करते हैं फिर यहां पर में हम लोग और ज्यादा मेहनत। अगर आप लोग कर रहे हो तो फिर हम लोग और ज्यादा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर फिर और क्लासेस ले पाएंगे। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, कौन कौन से राज्य है मेरे साथ साथ में लिखते जाओ। उत्तर से दक्षिण की तरफ में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। ये है तेलंगाना, तेलंगाना से टच नहीं होती है, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, तेलंगाना से टच नहीं होती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा पर्यावरण सम्मेलन अपनाया गया था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये भी बता देंगे आप लोग। ओजोन का फॉर्मूला क्या है ये भी आप लोग बता दीजिए प्लीज मुझे। देखिए, ओजोन जो परत है हमारे वायुमंडल की जो दूसरे नंबर की जो लेयर है ना, ठीक है, उसके अंदर में एक लेयर है O3, ठीक है, ओजोन की परत। ये जो ओजोन की परत है ये याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स, हमारे क्लोरोफ्लोरो कार्बन और अलग अलग जो गैसेस है उनके वजह से उसमें छेद होता जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए वियना कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था ये वियना कन्वेंशन? ठीक है, 1985 के अंदर में। प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ, 1985 में। पेड क्लास में मैंने आपको पूरा टोटल पढ़ाया हुआ है, हर एक चीज पढ़ाई है आप लोगों को मैंने, ठीक है, ओके। 1985 में एक नंबर आप लोगों को यहां भी मिल सकता है, वियना कन्वेंशन कब हुआ था, ठीक है। वियना कन्वेंशन के बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था, और ये प्रोटोकॉल साइन हुआ था 16 सितंबर 1987 को, ठीक है। तो आपसे क्या बोला, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो ये कन्वेंशन जो हुआ था ना, कन्वेंशन, देखिए यहाँ कन्वेंशन बोला है, सम्मेलन, तो वो वियना कन्वेंशन था, इसी वजह से आंसर इसका डी होगा। उसके बाद में फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया। प्रोटोकॉल अलग चीज है, कन्वेंशन अलग है। प्रोटोकॉल के अंदर में क्या था भाई, एक डॉक्यूमेंट था, उसको साइन करना था बस, ठीक है। 16 सितंबर 1987 को प्रोटोकॉल साइन हुआ। तो वियना कन्वेंशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1948 में आंतरिक विवाद के कारण औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया? एक संगठन है, ठीक है, 1948 में बंद कर दिया गया उसको। मुस्लिम लीग को, इंडियन होम रूल लीग को, स्वराज पार्टी को, या गदर पार्टी को? जल्दी बताइए कौन सा संगठन था जिसको बंद कर दिया गया, भंग कर दिया गया? आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि गदर पार्टी जो है, गदर पार्टी, इसकी शुरुआत हुई थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर में, ठीक है, यूएसए में, ओके। गदर नाम से एक अखबार भी निकाला गया था इसी के द्वारा, लाला हरदयाल, ठीक है, इसके अलावा सोहन सिंह भाकना, ये सारे लोग इसके अंदर में थे। सोहन सिंह भाकना इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। तो क्या हुआ, 1948 के अंदर में इसको बंद करना पड़ गया क्योंकि इनके जो मेंबर्स थे उनकी आपस में नहीं बन रही थी। तो फाइनली जो है फ्रेंड्स 1948 के अंदर में गदर पार्टी को भंग कर दिया गया, ठीक है। तो गदर पार्टी को बंद कर दिया गया था 1948 में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 1913 से लेकर 1948 तक इसने काम किया, इस पार्टी ने, ठीक है। चलो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। 1913 में सैन फ्रांसिस्को के अंदर में यूएसए में इसका गठन हुआ था। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। आपको बता दूं कि एनिमेटेड वीडियो सीरीज, आप लोगों को पता है हम कितनी महिलाएं हैं यहां पर में? कितनी महिलाएं हैं, हाथ ऊपर करके बताओ। आपको पता है वुमेन संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? उनका पूरा का पूरा एनिमेटेड वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया गया, पूरे के पूरे 15 महिलाएं, 15 के 15 उनके बारे में पूरी जानकारी, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज आप लोगों की, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज एनिमेशन के तौर पर, एनिमेशन में पूरा का पूरा, ताकि आप आसानी से स्टोरी फॉर्म में समझ सके। टीचिंग परीक्षा के कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, टीचिंग परीक्षा के कोर्स में फ्री, ठीक है। गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया एचडी में, ठीक है, आपको मैंने अलग से पढ़ाया भी और एचडी में, एनिमेशन में भी। नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया एचडी में, ठीक है। मल्टीपल आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया एचडी में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ, निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? संसद की सबसे बड़ी समिति हम लोगों ने जो है नॉलेज कैप्सूल के अंदर में इसको देखा हुआ है। तो संसद की सबसे बड़ी कमिटी, ठीक है, जिसमें 30 लोग हैं और 30 के 30 पूरे लोकसभा से आते हैं, वो है आप लोगों की एस्टीमेट कमिटी, प्राक्कलन समिति। सुपर टेट के अंदर में ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। प्राक्कलन समिति, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 लोग हैं,
30 के 30 जो है फ्रेंड्स लोकसभा से होते हैं। इसके चेयरमैन जनरली अपोजिशन पार्टी से होते हैं और उनका उसको चुनता कौन है? स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर नॉमिनेट करता है कि भाई ये अध्यक्ष रहेगा, जनरली अपोजिशन को दिया जाता है ये, ठीक है। तो कमिटी ऑफ एस्टिमेट, ठीक है, या प्राकलन समिति लोकसभा की सबसे बड़ी समिति है। मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये 3 इंपॉर्टेंट वाली समिति बता रहा हूं, प्लीज इसको याद रख लें, मेरे साथ साथ में लिखो, अभी के अभी लिखना है आप सभी लोगों ने। देखिए यहाँ पर मैं एस्टिमेट कमेटी प्राकलन समिति जो है फ्रेंड्स, इसमें 30 लोग होते हैं, ठीक है, 1 साल के लिए हर बार चुना जाता है इसको, ठीक है, लोकसभा से होते हैं, सारे के सारे लोग 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। और चेयरमैन जो है वो स्पीकर के द्वारा चुना जाता है, जनरली अपोजिशन पार्टी का होता है इसमें, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसमें 22 लोग होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पीएससी के अंदर में कितने लोग होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में? 22, 15 और 7, ठीक है। उसके बाद में पब्लिक कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब जो सरकारी जो कंपनीज है ना, उनकी देखरेख करने के लिए, उनके अकाउंट्स की जांच वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी 22 लोग होते हैं, 15 और 7, 15 और 7, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो प्लीज इस बार कमेंट में लिख दो आप लोग, सारे के सारे पॉइंट्स को लिख दो आप लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एस्टिमेट कमेटी जो है उसके अंदर में सारे के सारे जो है 30 मेंबर आपके कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। अभी फिलहाल में संजय जायसवाल, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। जनरली जो है मैंने आपको बताया कि अपोजिशन पार्टी को दिया जाता है, लेकिन अपवाद के रूप में यहाँ पर मैं ये पोस्ट अभी फिलहाल बीजेपी ने अपने पास में रखी है, ठीक है। ये पश्चिमी चंपारण के सांसद है, ठीक है, लोकसभा के मेंबर है संजय जायसवाल जी। इनको एस्टिमेट कमेटी का प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। जनरली अदरवाइज नहीं तो लोग अपोजिशन को दिया जाता है ये पोस्ट, लेकिन इस बार उन्होंने दी नहीं। ऐसा कोई रूल नहीं है, जनरली कन्वेंशन है, ठीक है, लेकिन इस बार उन्होंने दी नहीं। जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? आई डू व्हाट आई डू, मैं जो करता हूं वो करता हूं, टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, द न्यू इंडिया, एग्जाम वॉरियर। बताइए, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों की पूरी लिस्ट मैं आपको अभी दे रहा हूं, उसको प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और उसको पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जी जो है उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है यहाँ पर मैं आप लोगों की, ठीक है, टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, ठीक है, टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन। टुवर्ड्स स्ट्रगल नाम से भी एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, टुवर्ड्स स्ट्रगल, टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म टू सर्वोदय, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, ऐसी कुछ पुस्तकें उन्होंने लिखी। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं ना पूरी की पूरी, लीजिए। टुवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण जी की पुस्तक है, ठीक है, टुवर्ड्स स्ट्रगल। माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद की मेरी तस्वीर, संघर्ष की ओर समाजवाद की मेरी तस्वीर, समाजवाद से सर्वोदय, ठीक है, ये भारतीय राजनीति का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, ठीक है, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, जेपी, ठीक है, टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, ये भी पुस्तक। प्लीज एक बार लिख लो कमेंट में, जितना याद आता उतना लिखते जाओ कमेंट के अंदर में, जल्दी जल्दी से। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स आप लोगों के ओवरवेलमिंग रिस्पांस के लिए। आप लोगों की जो एनर्जी है, आप लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हो वो मुझे एनर्जी दे रहा है कि आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाऊं, ठीक है। आप लोगों को मजा आ रहा है, आप पढ़ना चाहते हो ऐसे ही, ठीक है। कौन बच्चे जो सिलेक्शन चाहते हो तो एनर्जी आप लोग लेकर आइए, मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हूं, मैं आप लोगों के साथ में हूं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ था। मुझे तारीख बताओ जल्दी से, डेट क्या थी, क्या है जब उनकी डेट उनका जन्म हुआ था, डेट आप लोगों ने बताना है जल्दी जल्दी से, ओके। चलिए, ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये सारा का सारा मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। उसमें फर्क क्या था, मई में सेशन हुआ, फिर अक्टूबर में सेशन हुआ, ये सारा का सारा एक अलग सेशन में आपको कराऊंगा मैं, एक सेशन जिसमें आपकी जिंदगी भर आपका डाउट नहीं रहेगा, आप अपने बच्चों को भी पढ़ा पाओगे। पेड क्लास के कमेंट्स आप देख सकते हो फ्रेंड, नॉलेज कैप्सूल इज द बेस्ट कैप्सूल, ठीक है, बच्चों के पेड क्लास के बच्चों का कमेंट, ठीक है। बहुत बढ़िया बुक है सर, बुक का भी चलिए अच्छे है, आप वर्ल्ड के बेस्ट। थैंक यू वेरी मच श्रुति मिश्रा जी, आप जिस तरह समझाते हो उस तरह कोई नहीं समझा सकता, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। गरिमा यादव जी का, आकृति जी का, ये पेड क्लास के बच्चों के कमेंट्स है, ठीक है, आप खुद देख सकते हो यहाँ पर मैं, ठीक है। लंबा लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत मेहनत करते हैं, आपके वजह से ही कर पाता हूँ सर, आप सुपर से भी ऊपर है, थैंक यू वेरी मच। वर्ल्ड के बेस्ट टीचर जूली कुमारी जी का, ज्योति सिंह जी का, टीचिंग परीक्षा दानी सर, ब्रेकिंग न्यूज नॉलेज कैप्सूल दुनिया भर का बेस्ट कैप्सूल है, जो जितना खाएगा उतना ऊर्जा पाएगा, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अच्छा और भी बहुत सारे हैं, थैंक यू आप सभी का फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर मैं सना बानो जी, ठीक है, वीरेंद्र जी, साक्षी शर्मा, संतोष कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे कंटेंट की तरफ में आप लोगों को ये बताना है कि अकबरनामा को के ब्लैंक खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। देखिए अकबरनामा लिखा किसने, पहली बात तो अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा लिखा किसने, ये लिखा है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने इसको लिखा है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अबुल फजल। इसने उसको 3 खंडों में लिखा है, 1 2 3। पहले खंड में अकबर के पूर्वजों के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है, ठीक है, पूर्वज, अकबर के जो पूर्वज है उनके बारे में जानकारी, अकबर के समय की जो घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है पार्ट नंबर 2 में। और तीसरे पार्ट में अकबर के समय का जो कानून है, स्टैटिस्टिकल डेटा है, वो सारा अकबर के समय का प्रशासन जो है उसके बारे में जानकारी दी गई है, प्रशासन। ओके, तो तीसरे नंबर का जो पार्ट है उसी को आईने अकबरी कहा जाता है। अकबरनामा के तीसरे पार्ट को आईने अकबरी बोलते हैं, या तीसरे खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। इस चीज को आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अबुल फजल ने लिखा था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। तीसरा वाला खंड है उसको आईने अकबरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइन का मतलब ही क्या होता है, आइन का मतलब ही होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं या हिंदी में संविधान बोलते हैं, ठीक है, उसी को आइन बोला जाता है फारसी भाषा में और उर्दू भाषा में, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट वाली बुक्स भी आप देख लीजिए। तुजू के बाबुरी, ठीक है, ये बाबर की आत्मकथा है, ठीक है। तुजू के जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है। केवल 2 मुगल बादशाह ऐसे हुए जिन्होंने खुद की आत्मकथा लिखी है, एक है बाबर और दूसरा जहांगीर। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी, हुमायूं की बहन ने, ठीक है। शाहजहां नामा इनायत खान ने लिखी है, और आलमगीर नामा, ठीक है, मोहम्मद काजिम ने लिखी है। आलमगीर, आलमगीर किसकी उपाधि थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब मुझे बताओ आलमगीर किसकी उपाधि थी, जल्दी से, यहीं पे दिया हुआ है, कहीं ना कहीं यहां पर में दिया हुआ है, बस आप देख के बताइए मुझे जल्दी से, आलमगीर किसकी उपाधि थी। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे आप सभी लोग, जहां भी शेयर कर सकते हो, ताकि इसी तरीके से एनर्जेटिक वे में हम लोग पढ़ाई यहां पर में कर सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मिथिल आइसोसाइनेट गैस जो है आप लोगों को बताना है कि जो डिजास्टर का कारण बनी भोपाल के अंदर में दिसंबर 1984 में, आपको बताना है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का, यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री थी वो क्या बनाती थी। जी हाँ, आलमगीर जो है वो औरंगजेब की उपाधि थी। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है फ्रेंड्स, ये गैस, ठीक है, दिसंबर 1984 के अंदर में, ठीक है, भोपाल में आपदा का कारण बनी थी। यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी जो ये बनाती थी, क्या बनाती थी वो, जिसकी वजह से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस उन्होंने स्टोर करके रखी थी। तो वो कीटनाशक बनाती थी, कीटनाशक, ठीक है, पेस्टिसाइड बनाती थी। तो इसीलिए जहरीली गैस उन्होंने स्टोर करके रखी थी, ये गैस लीक हो गई और भोपाल के इलाकों में फैल गई, जिस वजह से काफी सारे लोग मारे गए थे। ये भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी ना फ्रेंड्स, इसी के कारण एक एक्ट बना था, वो एक्ट कौन सा था वो बताएंगे आप लोग। तो ध्यान से समझिए आप लोग, 3 दिसंबर 1984 की रात, ठीक है, लगभग 12:30 बजे हुए, आप सोए हुए हो, और क्या हुआ कि अचानक से आप लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और कई सारे लोग अलग अलग तरीके से हरकत कर रहे हैं, कई सारे लोगों की जान चली गई, वही के वही आप देख रहे हो कि कोई सोया हुआ था वो मर गया, क्योंकि वो जहरीली गैस थी ना, ठीक है। तो ये विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट जो है MIC, इसका रिसाव हो गया, और बाद में ये पता चला 1989 में जो रिपोर्ट आई उसमें पता चला कि 35,598 लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है। जो बच पाए उनको भी बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ लिया था, अंधे हो गए थे कई सारे लोग, किसी का प्रतिरक्षा तंत्र खराब हो गया, किसी की जो है किसी को अंदरूनी बीमारियां हो गई, ऐसी कई सारी बीमारियां थी। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाए थे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसी कारण से आया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में। ओके, तो आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आप लोग जुड़ सकते हो, बहुत सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ठीक है। और आप देख सकते हो वन लाइनर कैसे होता है टीचिंग परीक्षा का, ये देखिए आप लोग, प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है, कहां पर में आयोजित हुई थी, राजगीर के अंदर में, ये 67वीं BPSC का क्वेश्चन। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, कनिष्क के द्वारा, 67वीं BPSC का, ठीक है, 66वीं BPSC। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहा लिया था, कुशीनगर के अंदर में, इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर में आपको प्रोवाइड किया गया। इस तरीके से सारे के सारे हर एक पॉइंट आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये वन लाइनर आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, पूरा सिलेबस का वन लाइनर आपको दिया गया है, ताकि आप लोग पढ़ सके फास्ट फॉरवर्ड इसको, और इसके ऊपर में बेस्ट क्विज भी आपको दी गई है, ठीक है। तो ये भी आपको टीचिंग परीक्षा के कोर्स में मिल जाएगा।
अगर आप अलग से लेना चाहते हो तो 599 में अलग से भी ले सकते हो, बाइलिंगुअल है पूरा का पूरा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बट टीचिंग परीक्षा के कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। नाउ आप लोगों को जो है फ्रेंड्स 65 बीपीएससी के पेपर्स मिल जाएंगे, देख सकते हो आप लोग सारे के सारे पेपर, और भी हम पेपर उसमें ऐड कर रहे हैं, ये भी 599 में आप अलग से ले सकते हो, लेकिन टीचिंग परीक्षा के कोर्स में ये भी फ्री, ये भी फ्री। ई बुक आपका प्रीमियम ई बुक 599 में कोर्स के अंदर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एनसीईआरटी डू यू नो ये 700 रुपए का है, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है इसको, बहुत सारा खर्चा आया है इसमें, ठीक है, तो ये भी आपको टीचिंग परीक्षा के कोर्स में फ्री मिलेगा। आपको बताना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये कोर्स ये किसने लिखा था, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा के रखा हुआ हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, आप अपनी एनर्जी लगाने के लिए तैयार हो क्या? केवल 50 लाइक दूर है, 45 तो लाइक से जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है, और बताइए मुझे कि किसने लिखा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हमें ये एग्जाम क्लियर ही नहीं करनी है सिर्फ, बल्कि टॉप रैंक के अंदर में आना है, ये तमन्ना अपने दिल में रखिए, ठीक है। तो बिस्मिल अजीमाबादी जो थे उन्होंने लिखा था, ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बिस्मिल अजीमाबादी ये आपका बीपीएससी 2015 की एग्जाम के अंदर में आ चुका है क्वेश्चन। इनकलाब जिंदाबाद किसने लिखा था, ठीक है, किसने दिया था ये नारा? मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किस दिन रखा, कौन से तारीख को रखा था, कौन से साल रखा था? आपको बता दूं फ्रेंड्स, लाहौर में हुआ था ये सेशन, ठीक है, उसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना उस सेशन के, ठीक है। तो 23 मार्च का दिन था वो 1940, ठीक है, तो 23 मार्च 1940 को ये प्रस्ताव रखा गया था, ये आप लोगों ने याद रखना है, 23 मार्च 1940 ये प्रस्ताव रखा गया था। इसी वजह से आज भी पाकिस्तान में 23 मार्च को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान डे मनाते हैं, पाकिस्तान डे, ये लोग मनाते हैं पाकिस्तान डे, ठीक है, इस तारीख को मनाते, 23 तारीख को, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान का प्रस्ताव रखकर पारित करवाया गया था उनके सेशन के अंदर में, मुस्लिम लीग के जो सेशन होता था ना उसी के अंदर में, ठीक है। तो कहां पर में हुआ था ये सेशन, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ये सेशन चला था 23-24 मार्च को, ठीक है। कहां पर में हुआ था ये सेशन? लाहौर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे लाहौर अधिवेशन के? इसके अध्यक्ष, ये पूछा जा सकता है कि जब पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में हमारे, हु इज द राइटर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, बताओ। अब देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। जिन बच्चों ने भी अभी ध्यान से देखा है वो आंसर कर लेंगे। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को पढ़ाया है मैंने इसका, ठीक है। इनका नाम था बिस्मिल अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी, अजीमाबादी, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, बिस्मिल अजीमाबादी। बीपीएससी ने भी आंसर यही माना है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपयुक्त में से कोई नहीं, ई इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही हुआ है आंसर? जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दो, अगर सही हुआ है तो जल्दी से बता देंगे आप लोग। और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अभी आप लोगों का 10:30 बजे रैंक बूस्टर की भी क्लास है पेड में, तो जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ चुके हैं रैंक बूस्टर की क्लास में आज लेने वाला हूं अभी आप लोगों की 10:30 बजे, ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, आप लोगों को आंसर याद रखना है, बिस्मिल अजीमाबादी इसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी जो है फ्रेंड्स, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था ये आप लोग कमेंट करके बता देंगे मुझे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी, मतलब उससे पहले बनी थी, उसके जस्ट पहले। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन जो है फ्रेंड्स ये किया गया था 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की तर्ज पर कौन सी संस्था काम कर रही थी ये आप लोगों को बताना था, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, जिसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाया था, ठीक है। तो लिख भी देता हूं मैं आप लोगों को उसको यहाँ पर मैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है, इन्होंने बनाया था कब? 1876 में, ठीक है। बाद में इसको 1886 में 1886 में कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया था, वो बात अलग है, मर्ज विद कांग्रेस इंडियन एसोसिएशन को, लेकिन कांग्रेस से पहले इंडियन एसोसिएशन हुआ करती थी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 में पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी के, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो फ्रेंड्स, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, आप लोगों को पढ़ाने में मजा आ रहा है आप लोगों को, ठीक है।
आप लोगों को पढ़ा रहे के अंदर में, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिएगा। देखिए यहाँ पर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पुरोगामी संस्था इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। और इसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने ये याद रखना है कि 1876 के अंदर में इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनता है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था, ठीक है। स्वतंत्रता के पहले आपको पता है भारत में जो है स्वराज पार्टी बनी थी 1923 के अंदर में। 1923 में कांग्रेस के अंदर में फूट पड़ गई थी दूसरी बार, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि चुनाव लड़ा जाए, कुछ लोग चाहते थे चुनाव ना लड़ा जाए, ठीक है। तो किसने स्वराज पार्टी का समर्थन किया था कि भाई केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का आई है, ठीक है, आपका स्वागत है। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मोहम्मद अली जिन्ना, इसने बोला था कि भाई केंद्रीय विधानसभा के अंदर में जो स्वराज पार्टी, कांग्रेस एक्चुअली क्या हुआ था ना कि कांग्रेस में 1922 का जो सेशन था गया में, ठीक है, दिसंबर 1922 में बात ऐसी थी कि चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। उन्होंने बोला कि भाई चुनाव लड़ना चाहिए, कुछ लोग चाहते थे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो चित्तरंजन दास ने बोला कि ठीक है, काम करते हैं, हम कांग्रेस में रहते हुए ही एक अलग पार्टी बनाएंगे, ठीक है। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम था उसका, तो हम शॉर्ट में स्वराज पार्टी बोल देते उसको, ठीक है। तो स्वराज पार्टी जब बनी थी तो केंद्रीय विधानसभा में काफी सारे सीटें भी उनकी चुनकर आई। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका समर्थन किया था कि भाई आना चाहिए करके। मजे ले रहा था ना, ये क्या कर रहा था मोहम्मद अली जिन्ना, क्या कर रहा था, मजा ले रहा था, मजा ले रहा था वो, ठीक है। वो पड़ोसी के घर में झगड़ा हो रहा है तो कैसे मजा लेते, वैसा वाला, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना, ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, प्लीज याद रखिए। एक क्वेश्चन ये भी बन गया 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास थे, ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। स्वराज पार्टी का गठन जो है फ्रेंड जनवरी 1923 में हुआ था, ये भी याद रख लेना आप लोगों ने, ठीक है। दिसंबर के बाद में जनवरी आता है, तो जनवरी 1923 के अंदर में इसका गठन हुआ था, ठीक है। इसके स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास। और महासचिव कौन थे, महासचिव, महासचिव बने थे इसके मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण, नील दर्पण नामक पुस्तक जो थी उसके ऑथर कौन थे, ये बताना है आप लोगों ने। नील दर्पण के ऑथर जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। जी हाँ, ये 80 मार्क्स में भी आपके आएगा ही, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, आप बताइए आपको क्या पढ़ना है, आप जो बोलोगे वो हम पढ़ेंगे, आप बताइए तो सही। तो दीन बंधु मित्रा जो है फ्रेंड्स, इनकी पुस्तक है, ये काफी सारे एग्जाम्स में आ चुका है, तो प्लीज याद रखिएगा आप लोग, दीन बंधु मित्रा, नील दर्पण। ये जो नील आंदोलन हुआ था ना फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड है। देखिए टीचिंग परीक्षा, आप बीपीएससी टीआरई 4 के स्टूडेंट्स हो, आप हाथ ऊपर करके बताओ कितने लोग हैं जो चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंदर में आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आप ये स्टूडेंट हो, बीपीएससी टीआरई 4.0 के स्टूडेंट्स हो, और ये टीचिंग परीक्षा, आपका साथ हम देना चाहते हैं, आइए, ठीक है, मेहनत करते हैं, मिलकर मेहनत करते हैं आपको ऊपर लेकर आने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। अब ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्या होता है समझो आप लोग, ट्रॉपिकल डेजर्ट, ये हमारी दुनिया, ये इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा, दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ के जो भी आपके होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो मरुस्थल, उनको ट्रॉपिकल डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ट्रॉपिकल डेजर्ट हम लोग उनको बोलते हैं, ठीक है। गोबी डेजर्ट जो है ना, ये यहाँ पर में है, मंगोलिया और चाइना में, तो वो शीत कटिबंधीय है, मतलब कि वो ठंडे इलाके के अंदर में, ठीक है, शीत कटिबंधीय, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो गोबी डेजर्ट जो है ये टेम्परेट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर में आता है, गोबी डेजर्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर में, ठीक है। गोबी डेजर्ट एशिया में है, एशिया महाद्वीप में, मंगोलिया और चाइना के बीच में, ये टेम्परेट है, ठीक है, ट्रॉपिकल नहीं है, टेम्परेट है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, शीतोष्ण बोला जाता है, शीतोष्ण, शीतोष्ण, ठीक है, उष्ण कटिबंधी नहीं है, शीतोष्ण है। आटाकामा साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में, और ये उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। कालाहारी, ठीक है, अफ्रीका में है, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से के अंदर में, और ये भी उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय है ये भी। तो आटाकामा और कालाहारी, ठीक है,
तो आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ये देखिए, ये है आटाकामा डेजर्ट। ठीक है, आटाकामा डेजर्ट उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। कालाहारी डेजर्ट उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, गर्म रेगिस्तान है ये। तो दोनों के दोनों क्या है, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल डेजर्ट की कैटेगरी में आते हैं। प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो कालाहारी डेजर्ट कौन से महाद्वीप में है, ये बता दो आप लोग मेरे को कमेंट करके। आटाकामा डेजर्ट कौन से महाद्वीप में है, मोजावे डेजर्ट कौन से महाद्वीप में, ये भी क्वेश्चन बनता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, प्लीज इसको याद रख लीजिए आप लोग। मोजावे डेजर्ट, ठीक है। गोबी डेजर्ट कहां पर में है, ये बताएंगे आप लोग कौन से महाद्वीप में है। ठीक है, टकला मकान कहां पर में दिख रहा है आप लोगों को, टकला मकान चाइना में है ये। ठीक है, टकला मकान एशिया में। ओके, एक है जिप्सन और ग्रेट विक्टोरिया सिम्सन। ठीक है, ग्रेट सैंडी भी आ जाता है वहीं पे। तो ऑस्ट्रेलिया वाले, तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी याद रख लेना है आप लोगों ने। ठीक है, ये आपको मैप में दे दूंगा ताकि आप लोग इसको प्रिपेयर कर सके। हु स्टार्टेड द जर्नल बहिष्कृत भारत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। बहिष्कृत भारत किसने स्टार्ट किया था, बहिष्कृत भारत। ठीक है, तो बहिष्कृत भारत जो है फ्रेंड्स ये स्टार्ट किया था, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर जी ने। बहिष्कृत भारत ये बेसिकली जो जिनको अछूत माना जाता था, जिनके साथ अत्याचार हो रहा था, उन लोगों के अधिकारों को दिलाने के लिए ये स्टार्ट किया था। ठीक है, बहिष्कृत भारत। मेहनत की राह पे चलना सिखाती, सपनों को हकीकत बनाती, टीचिंग परीक्षा है एक मंजिल प्यारी, जो शिक्षक को देता है पहचान हमारी। तरन्नुम के वीडियोस, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके प्यारे से कमेंट के लिए। ठीक है, चलिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत की स्थापना की थी। अब ध्यान से समझिए आप लोग, मूक नायक उनका अखबार था। ठीक है, मूक नायक भी उन्हीं का अखबार था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहिष्कृत भारत भी उन्हीं की रचना है। ठीक है, समता और जनता, ठीक है, समता जनता, बहिष्कृत भारत और मूक नायक ये। बाकी उनकी जाति का उन्मूलन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, उनकी पुस्तक है बुद्ध या कार्ल मार्क्स, बहुत प्यारी पुस्तक है बुद्ध या कार्ल मार्क्स। मतलब आप समझिए फ्रेंड्स कि कार्ल मार्क्स के विचारों का खंडन बुद्ध से किया विचारों से, और बुद्ध के विचारों का खंडन कार्ल मार्क्स के तर्क से किया। मतलब भाई क्या अल्टीमेट लॉजिक। ठीक है, कैसे सोचा उन्होंने ये सारी चीजें। ठीक है, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। ओके, अनटचेबल्स, हु आर दे एंड व्हाई दे हैव, ठीक है, बिकम अनटचेबल्स। अनटचेबल ये डायरेक्ट ये कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, ये पुस्तक अनटचेबल कौन है, कौन है और वो कैसे अनटचेबल बन गए। बुद्ध इज धम्मा, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, ये पुस्तक भी उन्होंने लिखी है, ये याद रखना है। ठीक है, बाकी उनकी कुछ यहाँ पर में जो संस्थाएं हैं, जैसे बहिष्कृत हितकर्णी सभा, स्वतंत्र मजदूर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी बनाई थी उन्होंने 1956 में। अनुसूचित जाति संघ, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 में। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एक शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन किसने बनाया था, किसने बनाया था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, बताओ बोला। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है ना तो लिखो। ठीक है, ध्यान से समझो आप लोग। अनुसूचित जाति संघ 1942 में किसने निर्माण किया, एग्जाम का क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आया था। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन किसने बनाया था 1942 में, लिखो आप लोग, पूरा लिखो, नाम नहीं सिर्फ पूरा लिखो। ठीक है, 4800 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग, ताकि ऐसी एनर्जी के साथ में मैं आपको पढ़ा सकूं। ब्लैंक को दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कौन थे जो 1929 के दिसंबर में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, अध्यक्ष चुने गए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए। सेशन को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है आप लोगों ने। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा यहां पर में जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, उसकी कुछ विशेषताएं बताता हूं आपको। पहली बात, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, पूर्ण स्वराज का नारा इसी अधिवेशन में दिया गया था। दांडी यात्रा जो है फ्रेंड्स, आपको पता है कि 1930 में निकाली गई थी, 1930 में 12 मार्च। ठीक है, तो उसकी परमिशन कहां से मिली थी, इसी सेशन से मिली थी। दांडी मार्च को अनुमति दी गई थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी लाहौर अधिवेशन में ही अनुमति मिली थी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, लाहौर अधिवेशन के। चलिए, तो ये एक चीज है। इसी अधिवेशन के अंदर में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। और पहला पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया, तो पूर्ण स्वराज की जो अनुमति है ना, ये 19 दिसंबर 1929 को ये प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है, 19 दिसंबर 1929 को लाहौर में। दिसंबर के बाद जनवरी आता है, तो साल भी चेंज हो गया। तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पर पहला इंडिपेंडेंस डे, सिंबॉलिक तौर पर पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, प्रतीकात्मक तौर पर। ठीक है, निम्नलिखित में से देखिए, ये DSSS भी पीआरटी में आया क्वेश्चन 2014 में, आप लोग आंसर करोगे। यूपी पुलिस दरोगा में भी आया क्वेश्चन। ठीक है, 20 नवंबर और 27 नवंबर 2 शिफ्ट के अंदर में पूछा गया है।
जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है, तो सबसे बड़ी समिति जो है संसद की वो है आपकी एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी कितने मेंबर्स होते हैं उसके अंदर में, जल्दी से कमेंट करके लिखो आप लोग कितने मेंबर्स होते हैं और कहां से होते हैं। तो इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और ऑल फ्रॉम लोकसभा, ऑल फ्रॉम लोकसभा, ठीक है, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। संजय जायसवाल अभी इसके अध्यक्ष है जो पश्चिमी चंपारण से सांसद है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना था। तो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन, अब देखिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का आ गया। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बीपीएससी टीआरई में आया हुआ क्वेश्चन आपका। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कितनी इसकी चौड़ाई होती है बताओ जल्दी से, सारा का सारा आप लोगों को भी बता देता हूं मैं। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज सारा समझा देता हूं, टेंशन नहीं लेना आप लोगों ने। देखिए फ्रेंड्स ब्रॉड गेज का मतलब होता है थोड़ा बड़ा वाला, ठीक है, दो पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो ब्रॉड गेज जो लाइन रेलवे लाइन होती है ना, वहां पर में 1000, ठीक है, 676 mm, इसको आप लोग कितना बोल सकते हो, 1.676 मीटर। तो वन, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, 1.676 मीटर बोलो या फिर 1676 बोलो, ठीक है, एक ही बात है। इतना डिस्टेंस होता है दो के बीच में। पहले एक काम करो मेरे साथ साथ में लिखो ब्रॉड गेज, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, ब्रॉड गेज लिखो, ठीक है, ब्रॉड गेज और 1676 लिखो या 1 मीटर, ठीक है, 676 दोनों में से जो भी लिखना है आप लोगों ने लिखो, 1676 लिख दोगे तो भी चल जाएगा। अब मीटर गेज जो होता है, मीटर गेज वो सिंपल है, बहुत सिंपल है। मीटर जो गेज है आप लोगों का, ठीक है, मीटर गेज नाम में ही है, 1 मीटर, ठीक है, 100 जो है यहाँ पर में 100 mm, 1000 mm का होता है ये, ठीक है, 1000 mm का, ठीक है, मीटर गेज, जिसको हम 1 मीटर भी बोल सकते हैं, 1000 mm बोलो या 1 मीटर बोलो एक ही बात है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी तो होते हैं और, ठीक है, इसके अलावा भी होते, एक होता है नैरो गेज, ठीक है, नैरो गेज। नैरो गेज दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, मैं एनसीईआरटी से मैं आपको बता दूं, टीचिंग परीक्षा ने आपको एनसीईआरटी डू यू नो क्यों प्रोवाइड किया है। ये क्वेश्चन देखो कब आया था पहले ये बताओ मेरे को, बीपीएससी टीआरई 3 में आया है, ठीक है, पीआरटी के अंदर में, ठीक है, इससे पहले भी आ चुका है आप लोगों का, 15 तारीख को भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, ऑलरेडी जो है फ्रेंड डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं कहां से बना था ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी डू यू नो में देखिए आप लोग, ठीक है, ब्रॉड गेज, ठीक है, यहां पर में आप देखिए 1676 या फिर 1.76 मीटर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में मीटर गेज बताया मैंने आप लोगों को 1 मीटर। उसके बाद में आप देखिए नैरो गेज, नैरो गेज में आप देखिए दो होते हैं, कहीं कहीं पे नैरो गेज में 0.762 मीटर है, कहीं कहीं पे नैरो गेज के अंदर में 0.610 मीटर है। और मैं आप लोगों को फ्रेंड्स प्राउडली बता सकता हूं कि ये क्वेश्चंस इस तरीके के मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवाए हुए थे एग्जाम में आने के पहले भी, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये वाली वो इमेज है जिसके थ्रू मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, इसके थ्रू आपको पढ़ाया था। ओके, तो प्लीज जो भी पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़िए आप लोग। एनसीईआरटी डू यू नो आप लोगों को पूरा का पूरा, ये 699 का कोर्स अलग से आप भी ले सकते हो या फिर आप टीआरई 4 का कोर्स लेते हो, उसमें फ्री आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा, और ये पूरा डू यू नो सब कुछ दिया हुआ है उसके अंदर में, ठीक है। तो लिखो आप लोग जल्दी जल्दी से, ब्रॉड गेज जल्दी से लिखेंगे। नैरो गेज दो प्रकार की होती है, नैरो गेज 0.762 मीटर की या फिर 0.610 मीटर की, दो प्रकार की होती है, दोनों आ सकता है, मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर होगा उसका, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो 1676 इसका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज रैंक बूस्टर की क्लास है आप लोगों की, कितने बजे है जल्दी से कमेंट करके बताओ, कितने बजे है आज रैंक बूस्टर की क्लास आपकी, 10:30 बजे, अभी पेड क्लास के अंदर में 10:30 बजे रैंक बूस्टर क्लास है मेरी, ठीक है। इसी एनर्जी के साथ में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी टीचिंग परीक्षा के साथ में वो लोग 10:30 बजे एग्जैक्ट आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, 5000 प्लस लाइक्स के लिए आप लोगों के, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आप लोगों को जो है फ्रेंड्स पढ़ाने में मजा आ रहा है, क्योंकि आप लोग पढ़ने में आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की थी, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, अभी पढ़ाया आपको मैंने, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, वो ऑल इंडिया, ठीक है, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बता दे तो 1942 में बनाया था,
ठीक है। तो अनुसूचित जाति महासंघ किसने बनाया था, बताइए जल्दी से। बहुत ही स्पीड में आंसर करेंगे, गोली की रफ्तार से। क्या बात है, 5100 लाइक्स हो चुके हैं यहां पर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के द्वारा 1942 के अंदर में, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाई गई थी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अनुसूचित जाति संघ, ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग। स्वतंत्र मजदूर पार्टी या फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1923 में उन्होंने बनाई थी, ठीक है। बहिष्कृत भारत नाम से पत्रिका निकाली थी 1927 के अंदर में। मूक नायक भी उन्हीं का अखबार था। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में आप लोगों के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस वायसराय काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां दी जाने लगी थी, ठीक है। राय बहादुर, खान बहादुर, अदरक लहसन ऐसी उपाधियां दी जाने लगी थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये भी याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ना, ये हमारे भारत, आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री। देखो एक सफेद मुहा, ठीक है, उसने क्या किया था, मैं आपको हिंट देता हूं, आप लोग आंसर लगा पाओगे फिर। एक सफेद मुहा था जिसने बोला कि 21 साल की उम्र आईसीएस बनने के लिए बहुत ज्यादा है, इसको घटाकर 19 साल कर दो। मतलब मैक्सिमम लिमिट, है मैक्सिमम बात कर रहा हूं, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम 19 साल में घटा दिया उसने लिमिट को। उसने आर्म्स एक्ट भारत में लेकर आया था, आर्म्स एक्ट, ठीक है, 1878 के अंदर में। इसी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया, जिसको गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, दमनकारी कानून, 1878 के अंदर में। इसने दिल्ली दरबार भराया, ठीक है, दिल्ली दरबार, पहला दिल्ली दरबार, वो क्वीन विक्टोरिया की चाटुकारिता करने के लिए दिल्ली दरबार कब भराया था, 1877 के अंदर में, ठीक है, पहला दिल्ली दरबार भराया उसने। जबकि भारत में 1870 के दशक के अंदर में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया था, बहुत बड़ा अकाल आया था, खाना खिलाना है लोगों को, और उसके चक्कर, उसके बदले में यहाँ पर में दिल्ली में भाई की दावत चल रही है। इसी ने राय बहादुर और खान बहादुर जैसी उपाधियां देनी भी स्टार्ट की थी, लॉर्ड लिटन। कितने लोगों ने एजुकेटेड गैस लगाया जब मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा था। मतलब बोल रहा है आपकी उम्र कितनी है आप लोगों की, कोई है यहाँ पर बता सकता है अपनी उम्र, मतलब छुपा नहीं सकते होंगे तो बता दो कम से कम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी तो। कितनी उम्र है आप लोगों की, कोई है क्या यहाँ पर में 21 साल से छोटा, ठीक है, 21 साल से छोटा है कोई यहाँ पर में, 21 साल से छोटा है, आपकी उम्र कितनी है, 21 साल से बड़े हो तो बता दो। बोला मैक्सिमम नहीं, 21 भी नहीं, 19 साल, 21 से भी कम कर दिया, 21 से भी कम कर दिया। अरे 19 साल में हमारे यहाँ पर में लोगों का दिल टूटता है इंडिया में, ठीक है, फिर वो गाना गाते ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगी, ठीक है, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद ठीक हो जाते, फिर वापस से उसी पे आ जाए। तो भाई क्या करेंगे ये लोग 19 साल की उम्र में, फिर भी बहुत सारे लोगों ने किया है यहाँ पर में, ठीक है। एडीओ के वालों के लिए भी रैंक बूस्टर फ्री कर दीजिए सर। चलिए टीम एडीओ वालों के लिए भी फ्री कर दो जल्दी से, एडीओ के जितने भी बच्चे उन लोगों को भी कर दो ऐड उसके अंदर में, प्यारे हमारे एडीओ के बच्चे, उन लोगों के लिए भी फ्री, ठीक है। उन लोगों के लिए वैसे मैंने अलग से सोचा हुआ था कि एक जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 1 लाख क्वेश्चन की सीरीज का एक बड़ा जो है एक जो है यज्ञ करूंगा, लेकिन अगर आप लोगों की इच्छा इसमें करने की तो वैसे वो भी करूंगा मैं, 1 लाख क्वेश्चन का महायज्ञ जो हम लोग 1 महीना लगातार करेंगे, ठीक है, एईडीओ के कोर्स में, क्योंकि मेरे को चाहिए कि सारे के सारे बच्चे एईडीओ के टीचिंग परीक्षा से होने चाहिए। नाउ तो खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधि लॉर्ड लिटन के समय में दी जाती थी। ये है लॉर्ड लिटन का बच्चा, मतलब लॉर्ड लिटन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं 3 जो है दिल्ली दरबार आपको बताना है कि कौन सा किसके समय में हुआ था, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप लोग। बताइए प्रथम दिल्ली दरबार, जल्दी जल्दी, 11 मिनट बचे फ्रेंड्स हम लोगों के पास में, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने करने, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए आप सभी के सभी लोग। तो प्रथम दिल्ली दरबार जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था, ईयर आप बताएंगे। दूसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है, और तीसरा दिल्ली दरबार जो है, 3 दिल्ली दरबार भराए गए लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय के समय में। प्रथम दिल्ली दरबार जो है 1877 के अंदर में, ठीक है, दूसरा वाला 1903 के अंदर में, और तीसरा वाला 1911 के अंदर में, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिए आंसर क्या होगा। बी ए सी ऑप्शन नंबर 1 के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है, आंसर हो गया आप लोगों का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 BAC। ओके तो इस तरीके से आप लोगों को लगाना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आप लोगों ने लगा दिया होगा ताकि आप लोगों को याद रहे, और कौन से समय किस किस के समय में हुआ था ये देख ले सकते हो आप लोग, ठीक है, किसके समय में दिल्ली दरबार भराए गए हैं। अब यहां पर मैं एक चीज आपने ऑब्जर्व की क्या,
मैं हमेशा से आप लोगों से कहता हूं कि इसको ध्यान रखना, लॉर्ड हर्डिंग द सेकेंड, कभी अगर लॉर्ड हर्डिंग 1 और 2 दोनों आए तो लॉर्ड हर्डिंग 2 आप लोगों का आंसर होगा दिल्ली दरबार 1911 में, क्योंकि लॉर्ड हर्डिंग द 1 पहले भी हो चुके हैं। ये मैंने पेड क्लास में आपको गवर्नर जनरल और वाइसराय के 7 लेक्चर कराया, उसमें आपको पढ़ाया है मैंने। ठीक है, कितने लोगों ने देखा है वो लेक्चर गवर्नर जनरल एंड वाइसराय वाला? उसमें पूरा डिटेल में 7 लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है पूरा का पूरा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं मुझे बताया जा रहा है कि गवर्नर जनरल यहाँ पर मैं रैंक बूस्टर एईडीओ के कोर्स में भी ऐड कर दी गई है। ठीक है, तो कांग्रेचुलेशन, एईडीओ का कोर्स जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं एईडीओ के कोर्स में भी जुड़ सकते हो आप लोग। ओके, चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, बी ए सी इसका आंसर होगा। अगर लॉर्ड हर्डिंग 1 और 2 बोला जाए तो लॉर्ड हर्डिंग सेकंड लगाना है आप लोगों ने इस केस के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए कल रात तक, कल शाम तक जितने भी बच्चे ले चुके होंगे कोर्स, उन सभी बच्चों को, ठीक है, हम जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जितनी भी टेस्ट सीरीज है 8000 प्लस टेस्ट सीरीज फ्री में दे रहे हैं। 8000 प्लस मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, जिसमें 10 लाख, ठीक है, 10 लाख क्वेश्चन है, 10 लाख क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिला, जो भी बच्चे कल शाम तक जुड़ जाएंगे टीचिंग परीक्षा के इसमें। तो 8000 प्लस मॉक टेस्ट, ठीक है, 10 लाख प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को, ठीक है, हर एक एग्जाम की, चाहे कोई भी एग्जाम दे दो, सारा का सारा आप लोगों को फ्री। ठीक है, कल शाम तक जितने भी लोग ले लेंगे। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा आप लोग। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4.0 के कोर्स में भी आप जुड़ सकते हो और इतनी सारी चीजें भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इतना प्रीमियम कंटेंट, सारी की सारी चीजें आप लोगों को एक ही जगह पे। और आज तो आपके पास में सिलेक्शन इस कूपन कोड को भी इस्तेमाल करने का मौका है, जहां पर में आप 80% ऑफ ले सकते हो। चलिए, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग मनाली को किससे जोड़ती है, ये बताएंगे आप लोग। मनाली को किससे जोड़ती है ये बताना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मनाली को जो है फ्रेंड्स ये किससे जोड़ती है, लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इंपॉर्टेंट है। इसकी लेंथ आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके जल्दी से, कितनी होगी। ठीक है, कितनी लेंथ है इसकी, मैंने आपको बताया था। और बीआरओ ने इसका निर्माण जो है वो बीआरओ के द्वारा किया गया, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो 9.02 किलोमीटर है। लिखो जल्दी से, अभी के अभी लिखो ये। ठीक है, बीआरओ ने इसका निर्माण कार्य करवाया था, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि किस कारक के बढ़ने के कारण ओजोन का क्षरण हो रहा है। ओजोन का क्षरण किसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, एक और चीज है, ठीक है, आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि ओजोन डे कब मनाते हैं हम लोग। ओजोन डे वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं ये भी बताएंगे कमेंट करके। ओजोन को नापने का यूनिट क्या है ये भी आप लोग बता दीजिए मुझे कमेंट करके फास्ट। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर मैं आंसर कर पाते हैं जल्दी जल्दी से। और मेरी 10:30 बजे जो है वो रैंक बूस्टर की भी क्लास है, तो जो बच्चे जुड़े हुए टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है, रैंक बूस्टर कोर्स के अंदर में जरूर जुड़ जाइएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, रैंक बूस्टर वाला जो आपकी क्लास है उसके अंदर में जरूर आइएगा आप लोग। ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हो जाएगा आप लोगों का ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। ओके, ओजोन डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे, ठीक है, 16 सितंबर 16 सितंबर। कारण है कि इसी दिन 1987 के अंदर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। ओजोन को मापने का यूनिट जो है वो है डॉप्सन यूनिट। ठीक है, डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है ओजोन को, ओजोन की मोटाई को। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन रीजन है इसका। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां पर में है, जल्दी से बताइए। बिहार स्टेट टीजीडी के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। मैंने कहा था ना आप लोगों से कि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, एग्जामिनर को भी पता है, तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां पर में है, तो ये नेपाल के अंदर में सप्तकोशी के नाम से इसका उद्गम होता है। बिहार के कौन से जिले के अंदर में गंगा नदी से जाकर मिलती है, ये कमेंट करके आप लोग आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी से। हमारे पास में समय की कमी है फ्रेंड, थोड़ा सा ज्यादा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को बताना है बिहार का शोक कहा जाता है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। एस्टेट टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, स्पीड में हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्पीड में आंसर करते जाएंगे इसका। मैं तो आपको रात भर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक और क्लास भी है अभी, ठीक है, रैंक बूस्टर की क्लास है, तो उसमें भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। जो बच्चे आ सकते हैं जरूर आना है आप लोगों ने 10:30 बजे, और जो बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है वो 10:30 के पहले ले लीजिए कोर्स और जल्दी से जुड़ जाना है आपने। ठीक है, कोसी नदी को कहा जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। बिहार का शोक, देखिए यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आया था 8 सितंबर 2023 को। ठीक है, ये क्वेश्चन आया 18 सितंबर 2023 को। ठीक है, तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, ये आंसर आप लोगों ने लगा दिया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख सकते हो ये सारा पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, जालियनवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। जालियनवाला बाग हत्याकांड, तो जालियनवाला बाग हत्याकांड जो है फ्रेंड्स ये कौन से दिन हुआ था और उस दिन कौन सा त्योहार था ये भी बता देंगे आप लोग। तो देखिए, दो व्यक्ति थे, ठीक है, सत्यपाल, ठीक है, और सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया था।
ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो उसके विरोध में कुछ लोग जो थे वो जालियनवाला बाग में जाकर बैठ गए। ठीक है, बैसाखी का दिन था उस दिन। तो बैसाखी का दिन था, तो 13 अप्रैल 1913 को बैसाखी के दिन ये लोग बैठे थे, और उस दिन जनरल डायर ने गोलियां चला दी इनके ऊपर में। आधिकारिक देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बोल रहा हूं अभी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग मारे गए थे? वैसे तो भाई 1000 के करीब लोग मारे गए थे, लेकिन सरकारी रिपोर्ट ने क्या बोला? 379 लोग मारे गए। ये कमेंट में लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। ये सरकारी रिपोर्ट में कितने लोग मारे गए पूछेगा। 5500 लाइक्स के बहुत पास पहुंच चुके हैं। जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है, समय की कमी है, मैं स्पीड में चलूंगा आप लोगों के लिए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, 379 लोग। कमेंट में लिख दो आप सभी के सभी लोग, हर एक बच्चे ने लिखना है। अगर और चाहते हो कि ऐसे ही सेशन करवाता रहूं तो सभी जगह पे शेयर मार दो एक बार दबा के, जल्दी से हर जगह पे शेयर कर देंगे आप लोग। और सेशन के अंदर में सर आप लोगों को करना है यहां पर में, ठीक है, ओके। देखिए, तो आंसर इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 यहां पर में 13 अप्रैल 1919 कहीं पे दिया नहीं है। 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 कहीं पे दिया नहीं है, इसी वजह से। ओके, बैसाखी का दिन था उस दिन। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। कितने राज्य से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य है? मित्र पर गमछा झार, ठीक है, गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, ठीक है, झारखंड से जाती है, बिहार से नहीं जाती, हाँ, पश्चिम बंगाल से जाती है, ठीक है, त्रिपुरा से जाती है, त्रिपुरा और मिजोरम से जाती है, ठीक है, मिजोरम से भी जाती है। ये मैंने सारा का सारा ना आप लोगों का बकायदा बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में लगा दिया आप लोगों के लिए। ओके, तो कौन से राज्य से जाती है? मध्य प्रदेश से तो जाती है भाई, मध्य प्रदेश से जाती है, उड़ीसा से नहीं जाती, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती, मेघालय से नहीं जाती, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं एक क्वेश्चन, क्या आप मेरी एक बात मान सकते हो? अगर मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मुझे ईस्ट से वेस्ट तक कर्क रेखा के जो राज्य है उनका नाम बताइए आप लोग। ईस्ट से वेस्ट लिखना है आपने। मैं आपके सामने चाहे ये लिखा हुआ रहने देता हूं, जल्दी से आप लोग लिखेंगे, जल्दी से, ईस्ट से वेस्ट तक, ईस्ट से स्टार्ट करना। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हाँ, ये याद रखना है आप लोगों ने, क्योंकि ये बीपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ इससे पहले भी। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि मालवा का पठार है, मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार है, ठीक है, वहां से सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस मालवा के पठार पे कवर करती है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के अंदर में है, सबसे ज्यादा लेंथ मध्य प्रदेश में है इसकी, ठीक है। तो कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई कहां पर में है? मध्य प्रदेश के अंदर में, ये याद रखना है आपने, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो मालवा का पठार, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, उसी में से सबसे बड़ी लेंथ इसकी यहीं पे है। और राज्य कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा लेंथ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मैंने पेड क्लास में आपको पढ़ाया भी है कि कौन कौन से राज्यों की राजधानी उसके ऊपर में है, कौन कौन से राज्यों की राजधानी उसके नीचे में है। आज रैंक बूस्टर के अंदर में इसको भी करते हैं, चलिए, ठीक है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि रैंक बूस्टर में उसको भी लगा दीजिएगा, ठीक है, रैंक बूस्टर के अंदर में। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के साथ में। ये देखिए, पूरा का पूरा आप लोगों को ये मैप मिल जाएगा। मिजोरम और त्रिपुरा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मैंने बोला था ना आपको कि आपको लाइन से लगाना है, तो जितने भी लोगों ने लगाया होगा बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज भारत में जल विद्युत ऊर्जा का कुल उत्पादित बिजली का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? भारत के अंदर में बिजली का उत्पादन जो होता है अलग अलग चीजों से होता है। एक तो कोयले से जो बिजली बनती है, कोयले से पानी उबालकर जो बिजली बनती है वो, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स पवन चक्की से, पवन ऊर्जा से बनती है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। जल विद्युत से कितनी बनती है? ये इस तरीके से जो आपका बांध वगैरह बनाकर जो बनाया जाता है, ओके। तो ये आप लोगों ने आंसर करना था, बताइए जल्दी जल्दी से। तो देखिए, मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक एक करके सारा का सारा ही बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। थर्मल प्लीज याद रखिएगा आप लोग, थर्मल जो है फ्रेंड्स ये कितना है? 65% है। लिखो सभी लोग जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। हाइड्रो की बात करें, हाइड्रो मतलब कि जल विद्युत। हाइड्रो जो है फ्रेंड्स आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए तो 22% याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी भी आप लोगों से पूछा जाता है, और एक अल्टरनेट भी होता है बायोफ्यूल, बायोगैस वगैरह का, ठीक है। तो आप लोगों का एक है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर से कितना बनता है? और अल्टरनेट एनर्जी, अल्टरनेटिव सोर्सेस जो है, जैसे बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल है, ठीक है, बायोगैस है, इथेनॉल वगैरह है, ये सब, ठीक है। इससे कितना कितना बनता है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो न्यूक्लियर से कितना बनाते हैं हम लोग? केवल 3% एनर्जी हमारी जो बिजली बनती है, और जो बच गया है 10% वो किससे बनता है फ्रेंड्स? अल्टरनेटिव एनर्जी से, ठीक है।
ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इस प्रकार से हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, बिजली उत्पादन का। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है आप उस हिसाब से आंसर कर दोगे आप लोग। क्वेश्चन में क्या पूछा है आप एक बार फिर से पढ़ो इसको, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है उस हिसाब से आंसर कर दो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, जिसका पूछा है वो आंसर आप लोग कमेंट में लगा दीजिए जल्दी से। जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर आप लोग कमेंट में लगा दो, ठीक है। चलिए 10 बज चुके हैं फ्रेंड्स, और मैं एक चीज आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर लगा दीजिए। 22 जो है ये याद रखना आप लोगों ने, सारे के सारे लिख दीजिए आप लोग। थर्मल से कितना है, न्यूक्लियर से कितना है, अल्टरनेट से कितना है, जल्दी जल्दी लिख देंगे। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि अगला नंबर आपका होना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है। सिलेक्शन, टीचिंग परीक्षा सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट। अभी आप लोगों की 10:30 बजे क्लास है, जो बच्चे नहीं जुड़े जल्दी से जुड़ जाएंगे। एईडीओ का कोर्स अधिकारी, मैं 1 लाख क्वेश्चन का यज्ञ करने वाला हूं उसके अंदर में, मतलब पेड कोर्स में 1 लाख क्वेश्चन मैं खुद पढ़ाऊंगा वहां पर में, चाहे वो आप लोगों के रीजनिंग के हो, मैथ्स के हो, वो मैं खुद पर्सनली चेक करूंगा कि वो क्वेश्चन आपको करवाए जाए, ठीक है। तो आप सभी लोगों का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि टीचिंग परीक्षा से बने ये सारे अधिकारी, क्योंकि ये अधिकारी हजारों स्कूल को देखने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि जो हमारा मिशन है, जो विजन है हमारा, कि बच्चों का विकास हो, बिहार का विकास हो, बिहार के स्कूल की दशा बदले, वो उसके लिए जरूरी है कि टीचिंग परीक्षा से पढ़े हुए बच्चे वहां जाएंगे। जब वो जाएंगे तो वो उसको सुधारेंगे, ठीक है। इसी वजह से हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं ईडीओ के अंदर में, ओके। और आप लोग बीपीएससी के अंदर में तो हो ही, तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स इस तरीके से अगला नंबर आपका होना चाहिए। जब भी न्यूज़पेपर में हम ये आपके नाम प्रकाशित करेंगे, क्या आप प्रॉमिस करते हो मुझे कि अगला नंबर आपका होगा? मुझे कितने लोग यहाँ पर में प्रॉमिस कर सकते हैं कमेंट के अंदर में, जल्दी से बताइए आप लोग। क्या प्रॉमिस करते हो कि अगला नाम आपका होने वाला है यहाँ पर में? अगर प्रॉमिस करते हो तो लिख दीजिए यहाँ पर में। मैं अपनी तरफ से पूरी एनर्जी देने के लिए तैयार हूं, बट क्या आप जो है यहाँ पर में करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो मुझे बताइए आप लोग। जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही मिनिमम दाम में, मतलब आप समझ लीजिए आप मूवी देखने जाते हो ना, ठीक है, 2 मूवी टिकट से भी कम दाम में आप लोगों को टीचिंग परीक्षा का पूरा कोर्स मिल जा रहा है, और उसमें भी इतनी सारी चीजें आप लोगों को, ठीक है। और आज तो और ज्यादा कम है सिलेक्शन, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिए आप लोग जाके टीचिंग परीक्षा पे, ठीक है। आप लोगों को 80% ऑफ मिल जा रहा है आज, 80% ऑफ आपको, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो। और बाकी जितने भी बच्चे हैं फ्रेंड्स, 10:30 बजे आप लोगों की अभी आधे घंटे बाद रैंक बूस्टर क्लास है आप लोगों की, रैंक बूस्टर सीरीज की क्लास है मेरी, ठीक है। तो उसमें भी सभी लोग जरूर जुड़िएगा जितने भी लोग हैं यहाँ पर में, ओके। चलिए मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे रैंक बूस्टर वाली क्लास में 10:30 बजे। कितने लोग आ रहे हैं रैंक बूस्टर के अंदर में, हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे, ठीक है। और ऐसी ही क्लास अगर चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। क्या ये यहाँ पर में अगला जब आपके घर में न्यूज़पेपर आए, ठीक है, तो आपके अड़ोस पड़ोस वाले बोलने को होना कि देखो आपकी बेटी का फोटो आया, आपके बेटे का फोटो आया, आपकी बहू का फोटो आया, आपकी पत्नी का फोटो आया, आपके पति का फोटो आया, ये बोलना चाहिए पड़ोसियों ने आकर आपके घर में पेपर दिखा के, ठीक है। और आप जो है वो न्यूज़पेपर आप इंतजार कर रहे हो कि वही न्यूज़पेपर में आज फोटो आने वाली है आपकी, ठीक है। दूर दराज से फोन आने चाहिए आपको कि आज हमने न्यूज़पेपर में देखा आपकी फोटो, ठीक है। तो मेहनत करना पड़ेगा उस दिन के लिए, ऐसे नहीं आ जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। तो प्रॉमिस करते हो तो कमेंट में लिख देना है मुझे। और मिलते हैं हम लोग 10:30 बजे हमारे रैंक बूस्टर सेशन के अंदर में, पेड क्लास में। जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी से पहले जाके जल्दी से टीचिंग परीक्षा के कोर्स में जुड़ जाइए, ताकि आप लोग रैंक बूस्टर अटेंड कर सको 10:30 बजे। इसी एनर्जी के साथ में, इससे डबल एनर्जी के साथ में, पोल के साथ, क्योंकि वहां पर में पोल है, लीडर बोर्ड बनता है, उसमें मजा आप लोगों को और ज्यादा आएंगी, ओके। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं हम लोग रैंक बूस्टर के अंदर में हमारे उसमें, ठीक है। और एईडीओ के कोर्स में जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि मुझे सारे के सारे लोग एईडीओ के टीचिंग परीक्षा से चाहिए, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप बनना चाहते हो एईडीओ अधिकारी, तो टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में जुड़ जाइए, ताकि आप लोग जो है ये शिक्षा के में जो क्रांति हम लाना चाहते हैं उसके अंदर में आप लोग सहयोग दे सके। कल जो है फ्रेंड्स करंट अफेयर भी करेंगे हम लोग कल सुबह सुबह। तो जितने भी बच्चे, मैं रात भर जागूंगा, मैं करूंगा मेहनत आप लोगों के लिए। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? मुझे बताइए। मैं तैयार हूं मेहनत करने के लिए, रात भर मैं जागकर आपके लिए बनाऊंगा वो काम, सारा का सारा पीपीटी। लेकिन हर एक बच्चा मेरे को कल लाइव चाहिए, ठीक है। इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे यहाँ पर में, ठीक है। अच्छा, एडीओ को जो है फ्रेंड्स आज रात 12 बजे तक 799 में कर दिया गया है, मुझे टीम ने बताया है, ठीक है। क्योंकि बच्चों का बहुत सारे आ रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा से एडीओ में जुड़ना चाहते हैं 799 के अंदर में आप लोग जुड़ सकते हो आज रात 12 बजे से पहले पहले तक, ओके। चलिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। 10:30 बजे मिलते हैं हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में, थैंक यू।